UP TGT English Literature. We have here the topic which we are covering on English Zone channel. The topic is literary forms, terms, and movements. And this is the very important topic prescribed in your UP TGT English Literature syllabus. And for that reason, I am here with this important class. एंड सबसे पहले हम जो बात करेंगे MCQs का यहाँ पर डिस्कशन होगा, तो आपको इस क्लास में अप्रॉक्स 200 प्लस MCQs मिलेंगे. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, जो MCQs हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में वो आपके वन लाइनर MCQs होंगे, कि मतलब ब्रीफली और इम्पोर्टेंट MCQs जो कि फॉर्म्स, टर्म्स और मोमेंट से रिलेटेड हैं उनसे डिस्कशन होगा. आगे की क्लास में हम इसके कुछ डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. अभी हमारा जो होगा वो थोड़े से इजी क्वेश्चंस को हम कवर अप करेंगे आज की इस क्लास में. तो चलिए बिना डिले के हम पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज एन एपिक? यू ऑल नो दिस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग दैट इन योर एग्जामिनेशन ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो हम ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे. ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर. अ नैरेटिव पोएम अबाउट हीरोइक डीड्स. हीरोइक डीड्स के बारे में जो नरेशन के फॉर्म में, एक स्टोरी के फॉर्म में चलता है पोएम, उसको हम एपिक बोलते हैं, जिसमें सुपरनेचुरल चीजें का यूज होता है, सुपरनेचुरल मशीनरीज का यूज करते हैं, साथ ही साथ इन्वोकेशन ऑफ गॉड भी होता है. ऐसे पोएम्स एपिक्स पोएम कही जाती हैं. और हमारे पास जो एग्जाम्पल है इंग्लिश लिटरेचर में, अगर हम बात करते हैं, वी हैव द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ एपिक पोएम इन ओल्ड इंग्लिश टाइम. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन का वर्क है. दिस इज द आइकॉनिक वर्क ऑफ epic poem. Next, we have the question number. A tragedy typically ends in sorrow or death. Option C would be the correct answer, क्योंकि celebration, marriage या reconciliation का कोई इसमें एक तरीके की बात नहीं होती है. ट्रेजिडी जो है वो किसी न किसी सॉरो या किसी न किसी दुखद अंत उसका होगा, तो डेथ या सॉरो से ही उसका अंत होगा. सेलिब्रेशन अगर हम बात करते हैं तो वो आपका जो कॉमिक प्लेस होते हैं उसमें, या रिकंसिलिएशन होता है, तो ट्रेजिक कॉमिक प्लेस जो होते हैं उनमें आपके ये सब चीजों के बारे में बात होती है. बट टाइपिकली ट्रेजिडी एंड्स इन sorrow or death. Number 3, we have the question. A sonnet has how many lines? We all know the correct answer is option 14. Sonnet जो हमारा है 14 लाइन्स की पोएम होती है. स्टेंजाइक पैटर्न इसका डिफरेंट होता है अलग अलग सोनेट का. जैसे आप स्पेंसेरियन सोनेट ले लो, आप शेक्सपियरियन सोनेट ले लो. कुछ सोनेट्स होते हैं जिनके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं. शेक्सपियरियन सोनेट का पैटर्न आप सभी जानते हो, 3 क्वार्टरन्स एंड 1 कपलेट होता है. इसी के साथ साथ हम आपका स्पेंसेरियन सोनेट की बात करते हैं तो वहां पे आप जो डिवाइडेड होता है वो 2 पार्ट्स पे डिवाइडेड होते हैं. इस तरीके से कुछ जो सोनेट्स होते हैं वो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे, जिसमें सेस्टेट और ऑक्टेव में होता है 6 लाइन्स, 8 लाइन्स का कॉम्बिनेशन होता है. तो टाइपिकली जो होती है, अगर लाइन्स की हम बात करते हैं, स्टेंजाइक पैटर्न उनका कुछ डिफरेंट हो सकता है, बट दे लाइन्स only 14 lines poem is called sonnet. Number 4 भी है. What is a ballad? Ballad क्या होता है? Ballad means क्या यहाँ पे करते हैं, जो कि क्या होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा. एक नैरेटिव पोएम होता है, ऑफन विद अ रेफरेन. एंड बैलेड को अगर हम काउंट करते हैं, दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ओरल पोएट्री जिसको बोला जाता है. ये एक सेटअप इसका जो होता है वो म्यूजिकल सेटअप होता है, जो किसी न किसी स्टोरी को बताते हुए, कोई एक स्टोरी का डिपिक्शन होता है बैलेड लिखते वक्त, बैलेड रिलेटेड पोएट्री लिखते वक्त. तो यहाँ पे इस चीज के बारे में जो बात होती है, दे आर रिलेटेड टू लव. जो मेन थीम इसका अगर लेके आते हैं, वॉर, ट्रेजिडी के बारे में भी बात हो सकती है बैले में, और साथ ही साथ किसी सुपरनेचुरल चीज के बारे में, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स के बारे में भी बात होगी इसको लिखते हुए. तो ये होता है कि जो स्टोरी बताई जाती है बैलेड में, दे आर रिलेटेड टू लव, वॉर, ट्रेजिडी, सुपरनेचुरल एंड एडवेंचर के बारे में बात होता है. इनका भी स्टैंजाइक जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. ये 4 लाइन्स का एक स्टैंजा होता है, लेकिन इसमें जो राइम स्कीम होती है वो डिफरेंट होती है. ए बी सी बी, ये थोड़ा सा एक कॉमन जो राइम स्कीम है वो काउंट होता है हमारा बैलेड में. नंबर 5 वी हैव अ फेबल यूजुअली एंड्स विद. ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बी, मॉरल लेसन. फेबल क्या होता है, जो मॉरल लेसन के साथ में एंड होता है उसको हम फेबल बोलते हैं. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच a fable have while writing a fable poetry, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, ये एक किसी न किसी एनिमल या बात करते हैं हम नेचुरल एलिमेंट को ले करके इनको एज ए कैरेक्टर यहाँ पे शो किया जाता है. दे वर्क्स एज ए कैरेक्टर. ये जो होते हैं ये कैरेक्टर का काम करते हैं यहाँ पे, और इनके थ्रू क्या दिखाया जाता है, एक मॉरल लेसन कन्वे करने की कोशिश की जाती है. शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में ये होता है.
इस तरीके की पोएट्री जो होती है दे आर इन शॉर्ट स्टोरी फॉर्म। तो एग्जाम्पल यहाँ पे आप समझ सकते हो इसके थ्रू। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल आपने सुना होगा, रैल्फ वॉल्डो इमर्सन का पोयम है और ये फेबल है। एनिमल सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का यूज होता है और उनको एज ए कैरेक्टर यूज करके उनके थ्रू एक मोरल लेसन कन्वे करने की कोशिश करी जाती है। तो फेबल यूजुअली एंड्स विद अ मोरल लेसन। ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। 6 number question, dramatic monologue features. A dramatic monologue features. Option B is the correct answer. A speech by one character to a silent listener. There is no active listener in a poem. जहाँ पे वो कैरेक्टर जो होता है वो अपनी स्पीच को डिलीवर कर रहा होता है, ऐसा एज्यूम करा जाता है देयर इज समवन हु इज लिसनिंग हिज वर्ड्स, हु इज लिसनिंग हिज स्टोरी, बट सच कैरेक्टर इज नॉट देयर। ऐसा कोई कैरेक्टर होता नहीं है। एक एज्यूमनेस होती है, एक प्रिजम्पशन होता है कि यस देयर विल बी समवन हु इज लिसनिंग दैट। और ये क्या होता है, एक कैरेक्टर अपने आप को इस तरीके से शो करता है कि वो किसी को अपनी बात को डिलीवर कर रहा होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग का फीचर जो होता है स्पीच बाय अ कैरेक्टर टू अ साइलेंट लिसनर। Best example, best poet we have here related to this kind of poetry who had written, that is Robert Browning we have. Robert Browning Victorian age में जो poetries लिखी हैं they are from dramatic monologue point of view. He had written such poetries. Number 7 we have, what distinguishes a novel from a novella? नोवेला को नॉवेल और नोवेला में क्या डिफरेंस है? तो नॉवेल किस तरीके से डिस्टिंग्विश है नोवेला से? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी। नॉवेला जो होता है वो आपका छोटा होता है इन कंपैरिजन टू नॉवेल। नॉवेल तो आपका एक महाकाव्य टाइप का होता है जिसमें जो स्टोरी होती है वो कहीं से कहीं की भी स्टोरी को ले आकर के उसमें रखा जाता है। बहुत पुरानी रिमोट टाइप की स्टोरी को प्रेजेंट डे के साथ कनेक्ट करते हैं, तो बहुत पुरानी फ्लैशबैक की चीजों के बारे में भी बात होता है और प्रेजेंट स्टोरी चलती रहती है। नोवेला शॉर्ट होता है। एनिमल फार्म वी हैव द 5 एग्जांपल ऑफ द नोवेला बाय जॉर्ज ऑरवेल, जो कि मॉडर्न टेक्निक के साथ में लिखा गया है और वो एक शॉर्ट और लेस कॉम्प्लेक्स वर्क है। बट नॉवेल जो होता है वो लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी में नॉवेला से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट और कहीं ज्यादा बड़ा होता है। Number 8 we have, a parody is a form of, what is a parody? Parody is a form of, option B, imitative humor. पैरोडी क्या होती है? एक आप जो है इसको नॉवेल के फॉर्म में ले लो कि नॉवेल में भी लिखा जाता है, पैरोडिकल वर्क्स लिखे जाते हैं। जैसे आपने पामेला पढ़ा होगा रिचर्डसन का, एंड इन दैट वे a parody work was written by हेनरी फील्डिंग, जोसेफ एंड्रूज जो है, जहाँ पे पामेला का जो कैरेक्टर है वो एक लेडी का कैरेक्टर है जो इस तरीके से एक पायस लेडी होती है और वो अपनी चीजों को, रिचर्डसन ने उसको एज अ लीडिंग लेडी अपने वर्क में, अपने नॉवेल में लिखा है, पामेला में दिया गया है। बट यहाँ पे जो पैरोडिकल होगा क्या होगा, एक इमिटेटिव ह्यूमर की वे में उसको इमिटेट करते हुए, ह्यूमरिस्टिक अप्रोच के साथ में इमिटेट करते हुए उसको एक तरीके से कॉपी करते हुए चीजें लिखी जाती है, दैट इज कॉल्ड अ पैरोडी। और इसको एक तरीके से किसी हंसी या एक तरीके से फनी वे में कुछ ह्यूमरिस्टिक अप्रोच के साथ में ऐसे वर्क लिखे जाते हैं, दे आर कॉल्ड पैरोडी। तो पैरोडी इज अ फॉर्म ऑफ इमिटेटिव ह्यूमर। ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 9, व्हाट इज द कॉमेडी इन ड्रामेटिक टर्म्स? कॉमेडी क्या होता है ड्रामेटिक टर्म्स में? कॉमेडी का मतलब क्या होता है? अ प्ले विद हैप्पी एंडिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो क्या ये सब चीजें नहीं, जिस प्ले की अगर हम कॉमेडी की बात करते हैं ड्रामाज में, तो दे आर रिलेटेड टू अ हैप्पी एंडिंग प्ले, जहाँ पे एक रिकंसिलिएशन होता है, या तरीके से आप बात कर लो कि एवरी कैरेक्टर इज सेटिस्फाइड एंड हैप्पी with one another, so that is called comedy. तो option B is the answer of the question number 9. Number 10 को देखते हैं। The term Bildungsroman refers to, what is Bildungsroman? Bildungsroman क्या है? That is option C is the correct answer, a coming of age नॉवेल। इसको नॉवेल ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं, नॉवेल ऑफ एडुकेशन, जहाँ पे एक डेवलपमेंट होता है प्रोटैगोनिस्ट का फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू हिज एडल्टहुड। तो ये चीजें जो होती है कि अपना वो बचपने में वो कैसा था, बट वो जब अपना एडल्टहुड में जाता है तो किस क्या क्या चेंजेस उसके अंदर होते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल और मोरल ग्रोथ से रिलेटेड होता है प्रोटैगोनिस्ट के, जिसको हम बिल्डिंग्सरोमन बोलते हैं। A coming of age या है a novel of education, where from childhood to adulthood what changes, psychological changes, and what kind of moral changes you see, moral growth you see in a character, that is related to Bildungsroman। और हम जो
विक्टोरियन एज के नॉवेल्स में ऐसा देखते हैं, और साथ ही साथ हेनरी फील्डिंग ने भी जो नॉवेल लिखी हुई है जैसे जोसेफ एंड्रूज है, इसमें भी आपको ऐसे कैरेक्टर्स को ये जो टर्म है ये आपका फुली जस्टिफाई करते हैं ये सभी प्लू। नंबर 11 भी है, व्हाट इज अ लिरिक पोएम। लिरिक पोएम क्या होती है? A short poem expressing personal feeling. Option B is the correct answer. This is a poem जहाँ पे बात होती है lyrical, जहाँ पे एक म्यूजिक होता है पर्सनल एक्सप्रेशंस के साथ में, और एक सब्जेक्टिविटी को फॉलो करते हुए जो पोएम्स लिखी जाती है, अपने के बारे में बात होती है, अपनी चीजों के बारे में। जब पोएट अपनी चीजों को एक्सप्रेस करता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है थ्रू वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड दी लिरिक पोएम। और यहाँ पे दिया गया शॉर्ट पोएम एक्सप्रेसिंग पर्सनल फीलिंग। ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 12 भी है, व्हाट टाइप ऑफ लिटरेचर यूजेस एनिमल्स एज कैरेक्टर टू कन्वे मॉरल लेसन्स। अभी हमने इसके बारे में बात करी है, बिना किसी डाउट के ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड फेबल। जहाँ पे एनिमल्स को एज ए कैरेक्टर यूज किया जाता है टू कन्वे द मॉरल लेसन्स ऑफ अ सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट का मॉरल लेसन क्या है, या कोई किसी भी चीज के बारे में जब बात हो रही है, व्हाट इज द मॉरल लेसन ऑफ दैट, that is the thing which is conveyed by animal character, that is the thing fable. Option C is the answer of question number 12. Number 13, what is the picaresque novel? You all know picaresque novel की बात करेंगे, हेनरी फील्डिंग, टॉम जोन्स, दे ऑल आर picaresque novel की कैटेगरी में ये काउंट होते हैं। जोसेफ एंड्रयूज एंड टॉम जोन्स ये पिकरेस्क नॉवल की कैटेगरी में जाते हैं, जहाँ पे एक जो हीरो होता है वो रो और बहुत ही मीन, बहुत ही आप कह लो कि एक डेजर्टेड फैमिली से होता है, डेजर्टेड या डेजर्टेड बच्चा होता है, जिसका डेवलपमेंट नॉवेल के साथ, स्टोरी के साथ होता है। तो यहाँ पे करेंगे अ स्टोरी फॉलोइंग अ रोइस प्रोटैगनिस्ट इन एपिसोडिक एडवेंचर। तो उस किस तरीके से उसकी लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड एक एडवेंचरस स्टोरी होती है, एडवेंचर के थ्रू वो किस तरीके से अपनी लाइफ को, स्ट्रगल्स को फेस करता है, दैट इज द पिकरेस्ट नॉवल में बात होती है इस तरीके की चीजें। और हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज द फाइन एग्जाम्पल वी हैव रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ नॉवल। नंबर 14, यहाँ पे हम 13 का जो है ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। Here we have the 14 number question. What is stream of consciousness? We all know continuous flow of a character's thought. जो कि हमारे थॉट से में जो भी इमोशंस या जो माइंड में हमारे थॉट्स चलते रहते हैं, उन सब का जो एक फ्लो होता है, दैट इज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। किसी भी चीज के बारे में हम जब देखते हैं तो व्हाट द थिंग वी फील इन आवर माइंड, व्हाट द थिंग्स कम्स इन आवर माइंड, what kind of thought comes in our mind, that is called the stream of consciousness। तो बहुत ही इंटरट्विंगल्ड चीजें होती हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में, बहुत सी चीजें एक साथ चलती रहती हैं, दे आर वेरी मच tangled, they are intertwingled between among one to another thoughts, that is the stream of consciousness। So that is option B is the correct answer of 14 number question। Number 15, which form uses metaphors and dense symbolism to express religious ideas? रिलीजियस आइडियाज को एक्सप्रेस करते हुए ये हम बात करते हैं सी को, और मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफर्स और डेंस सिंबलिज्म, जहां भी मेटाफर की बात होती है जो कि कंसीट्स के फॉर्म में यूज होता है पोएट्री में, डेंस सिंबलिज्म को बहुत ही डेंसिटी के साथ में, कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में जब पोएम्स लिखी जाती हैं, और रिलीजियस बिलीव्स या आइडियाज के ऊपर वो पोएम्स होती हैं, दैट इज द थिंग we get in metaphysical poetry। And John Donne, we have the Andrew Morville, John Donne, we have the fine example of who had written such kinds of poetry in English literature। Number 16, a play within a play is an example of। क्या बोला जाता है जब किसी प्ले के अंदर एक प्ले होता है, what is that we call that option B meta theater। Meta theater is the thing which is known as a play within a play। Option B is the answer of the question number 16। We have a fine example of this kind of work, meta theater, that is the murder of the Gonjango in the Hamlet play। We get that is a play within a play, और murder of Gonjango जो है वो Hamlet play में, Hamlet हमारा मेन प्ले है, and murder of Gonjango, this is the play within a play within Hamlet, and that is the called ये माउस ट्रैप के नेम से भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये इसको हम बोलते हैं मेटा थिएटर। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, उसको बोला जाता है मेटा थिएटर बोलते हैं। नंबर 17, a narrative
written in later is called narrative। जो लेटर के फॉर्म में लिखा जाता है, narrative जो मीन्स स्टोरी, एक नरेशन जो होता है किसी लेटर के फॉर्म में, एपिसोडिक फॉर्म में लिखे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द एपिस्टोलरी नॉवेल। ऑप्शन बी is the correct answer। At the time of the 18th century literature, we have number 18, a poem without rhyme but with a regular meter is called, they are called blank verse। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ब्लैंक वर्स प्री वर्स में बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अ पोएम विदाउट राइम, जिस पोएम में राइम्स नहीं होती हैं, दे आर नोन एज ब्लैंक वर्स एंड फ्री वर्स। बट फ्री वर्स में क्या होता है, वहां पे कोई भी रेगुलर मीटर यूज नहीं होता है। मीन्स जो मीटर का यूज होता है, जो सिलेबल्स होते हैं वो इतर पितर या एक स्कैटर्ड एक सिलेबल्स होते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, ब्लैंक वर्स में यू गेट अ रेगुलर मीटर इन अ फॉर्म ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर के फॉर्म में इसमें मीटर्स का यूज होता है, एंड दे आर वन अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस, वन अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस होता है, ऐसी कॉन्टिन्यूटी होती है। इस तरीके के पोएम्स जब लिखे जाते हैं, जो भी ब्लैंक वर्स में लिखे जाते हैं, तो वहाँ राइम्स का जो होता है, मीटर जो होता है वो रेगुलर मीटर मीटर का यूज होता है। बट वो जो लाइंस होती हैं आपस में मैचअप नहीं करती हैं, बट सिलेबल्स आपस में मैचअप करते हैं। बट इन फ्री वर्स यू विल गेट नो राइम इन द लेटर इन द lines of the poetry, there is no rhyme, and also there is no rhyme, there is no sequence, there is no repetition of the sequence of you will get of रेगुलर मीटर। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है इन तरीके की पोएट्री में। तो यहाँ पे हम आंसर 18 का, क्वेश्चन 18 का ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। अ पोएम विदाउट राइम बट विद अ रेगुलर मीटर इज कॉल्ड ब्लैंक वर्स। नंबर 19, व्हाट इज मास? This is the option B is the correct answer, a type of courtly entertainment involving music and dance। तो courtly entertainment के बारे में जो बात करता है, communes we have the famous masque of the John Milton, and they were very much popular at the time of the 16th and 17th century। और ये एक तरीके का जो अभी हमने बात की कि they are involved, entertainment related होते हैं, इसमें म्यूजिक, डांस एंड कॉस्ट्यूम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, साथ ही साथ एलोगोरिकल और थीम के साथ में ये पोएम्स लिखे जाते हैं। और यहाँ पे जो है ये कोर्टली एंटरटेनमेंट इन्वॉल्विंग म्यूजिक एंड डांस इज द आंसर। ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे। एंड वी हैव द फेमस मास्क विच इज बाय जॉन मिल्टन, कोम्यूज इज फेमस मास्क लिखा हुआ है। और मास्क को आप यहाँ पे MAS की भी बोलते हैं, MAS मास्क। तो ये दोनों सेम है। 20 we have what is elegy? Elegy क्या होती है? Elegy is related to poem we have and the poem of mourning। किसी की डेथ पे किसी को एक तरीके से रिमेम्बर करते हुए जब कोई पोएम लिखी जाती है, यहाँ पे होता है शोक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम elegy पोएम बोलते हैं। Endymion is a elegy written by John Keats। Adonis is another elegy poem which was written by P.B. Shelley on the death of John Keats। थॉमस ग्रे की है एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, और साथ ही साथ वॉल्ट मिटरन का है व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डूर यार्ड ब्लूम। W.H. Auden वी हैव हियर इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats। दे ऑल आर एलेजी पोएम, जो कि अलग अलग राइटर्स ने अपने अपने टाइम पे अलग अलग अपने लविंग वंस या किसी पोएट, किसी ऑथर को ट्रिब्यूट देते हुए पोएम्स लिखी हुई हैं। और वो एक शोक पोएम्स होते थे कि व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दे वर। तो इस तरीके की बातें इस तरीके के पोएम्स में होती हैं, जो कि एलेजी में होती है, लिटरेचर में एलेजी जो लिखी जाती हैं। 21, व्हाट इज सटायर? सटायर क्या होता है? रोमांटिक कॉमेडी, अ फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग या लिटरेरी वर्क दैट रिडिक्यूल्स ह्यूमन फॉली, या है आपका ऑप्शन डी अ रिलीजियस टेक्स्ट। वी हैव द आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को करेक्ट आंसर करेंगे। अ लिटरेरी वर्क दैट रिडिक्यूल्स ह्यूमन फॉलो इज द करेक्ट आंसर। द रेप ऑफ द लॉक इज अ सटायर पोएम, अलेक्जेंडर पोप की है, ये सटारिकल वर्क है, सटारिकल पोएम है। एंड द मेन फोकस ऑफ राइटिंग सटारिकल वर्क, सटारिकल जो कॉमेडी होती है, पोएट्री होती है, दे आर रिलेटेड टू द टारगेट, टू अ पर्सन, टू अ प्लेस और थिंग, जो किसी को टारगेट करते हुए लिखा जाता है, उन्हें एम्बैरिश करने के लिए लिखा जाता है। एंड फॉर टू रिडिक्यूल, सटायर जो होता है वो आपका ड्रामा के फॉर्म में हो सकता है, नॉवेल के फॉर्म में भी हो सकता है, एंड ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ पोएट्री यू कैन गेट सटारिकल वर्क। 22 we have what does the term pastoral describes?
पेस्टोरल को जो डिस्क्राइब करते हुए वर्क लिखा जाता है, व्हाट इज दैट? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आइडियलाइज रूरल लाइफ इन पोएट्री। रूरल लाइफ को पोएट्री में, जो गांव का है लाइफ, उसको पोएट्री में डिस्क्राइब करते हुए, आइडियलाइज करते हुए, उसके बारे में एक तरीके से आइडियलिस्टिक अप्रोच के साथ में बात करते हुए, उसको थोड़ा बढ़ा के, उसको प्रेज करते हुए जो लिखी जाती है चीजें, दैट इज कॉल्ड पेस्टोरल वर्क। और यहाँ पे अगर हम पेस्टोरल एलेजीज की बात करते हैं, तो किसी लविंग वंस का, जो कि शेपर्ड्स या शेपर्जेस की जो कहानी होती है, उनसे जो लविंग वंस होते हैं, जो उनको मिस करते हुए जो वर्क लिखे जाते हैं, दे आर कॉल्ड पेस्टोरल एलेजी। एंड वी हैव फाइन एग्जांपल, लिसिडास इज अ पेस्टोरल एलेजी, एडोनस इज अ पेस्टोरल एलेजी। तो ये दोनों, लिसिडास जो है वो मिल्टन का वर्क है, एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एडोनस इज अ वर्क ऑफ पीबी शेले ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, ये लिखा है। तो पेस्टोरल इज अ, in a brief, you can say this is a kind of thing which idealized rural life in poetry. Number 23, haiku is a, what is haiku? Haiku क्या है, इसका आंसर देना है हमें। This is a Japanese lyric with 17 syllable or a Chinese war poem, Sanskrit chant या French ballad. Option A is the answer. Chinese lyric with 17 syllable is the answer. तो हाइक्यू में क्या होता है कि जो 5-7-5 का एक सीक्वेंस होता है, 5-7-5 सिलेबल्स का ये सीक्वेंस होता है। तो ओवरऑल जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो 17 सिलेबल्स हैं, और ये अनराइम्ड पोइट्री होती है। अनराइम्ड पोइट्री विद 17 सिलेबल्स, और 3 लाइन्स में ही लिखा जाता है। ये क्या होते हैं, 3 लाइन्स में होती हैं। 3 लाइन्स में एक स्टैंजा जो होता है वो 3 लाइन्स में ये लिख के 17 सिलेबल्स के साथ में यूज करा जाता है। नंबर 24, व्हाट इज एन ओड? ओड क्या है? दिस इज अ काइंड ऑफ, ऑप्शन ए, पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन और प्रेज। ऑप्शन B is the correct answer. Ode, we had the great poet John Keats had written great work on this kind of poetry. जिन्होंने ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू साइकी, ओड टू अटम, ऐसे कुछ वर्क्स, ऐसे कुछ पोएम्स लिखी हुई हैं। एंड ही वाज द, you can say he was the pioneer of the ode. 25 we have, what distinguishes a short story from a novel? शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल से शॉर्ट स्टोरी किस तरीके से अलग है, इसका आंसर आपको देना है। इट इज अ लिमिटेड स्कोप एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नॉवेल में एक कैरेक्टर को डेवलप होने का टाइम मिलता है, बट शॉर्ट स्टोरी किसी स्टोरी को शॉर्ट फॉर्म में उसको कर करके प्रेजेंट किया जाता है बिफोर द रीडर्स। एंड नॉवेल इट हैज अ वास्ट स्कोप, वास्ट सेटिंग इट हैज अ, और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर से मिलते हैं एक दूसरे से, कन्वर्सेशन जो होती है, तो डायलॉग्स इसमें जो होता है लंबा होता है एक दूसरे का, और वो चीजें जो होती हैं वहां पे डेवलपमेंट करने का, एक कैरेक्टर को डेवलप करने का मौका मिलता है। बट इन शॉर्ट स्टोरी यू विल see a limited scope of characters development, and the option B is the correct answer. तो बेसिक जो डिफरेंस है शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल में, उसके बारे में बात करते हैं कि शॉर्ट स्टोरी में जो होता है कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है, बहुत ही उसका लिमिटेड स्कोप होता है। ऑन द अदर हैंड यू विल गेट अ चांस टू डेवलप इन नॉवेल। नंबर 26, अ डायस्टोपियन नॉवेल डिपिक्ट्स। डायस्टोपियन नॉवेल्स क्या होते हैं, आपको उसका आंसर देना है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अ सोसाइटी इन डिक्लाइन और ऑपरेशन, दिस इज कॉल्ड डायस्टोपियन नॉवेल। जैसे यूटोपिया होता है, यूटोपिया इज रिलेटेड टू आइडियलिस्टिक सोसाइटी के बारे में बात करता है यूटोपिया, बट डायस्टोपिया जहाँ पे सोसाइटी का डिक्लिनेशन हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, मतलब वो अप्रेस हो रही है वो सोसाइटी, दैट इज द डायस्टोपिया। यहाँ पे कोई इन्वायरमेंटल डिजास्टर होता है और लॉस ऑफ फ्रीडम, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो डायस्टोपियन जो नॉवेल्स होते हैं, इन्हीं सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन होते हैं, और वो किसी ना किसी टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल के ऊपर होते हैं, उनमें एक तरीके का डिजास्टर होता है। जॉर्ज ऑरवेल्स 1984, जिसमें टोटलिटेरियन सोसाइटी के बारे में बात हो रही है, और सेंसरशिप को एरेडिकेट किया जाता है, गवर्नमेंट सर्विलांस को, फ्रीडम को, गवर्नमेंट सर्विलांस और सेंसरशिप के थ्रू फ्रीडम को एरेडिकेट किया जाता है। तो ये डिक्लाइन और ऑपरेशन के बारे में, अप्रेस किया जा रहा है लोगों को, इस तरीके की चीजों के साथ में जो वर्क लिखे जाते हैं, जो नॉवेल लिखे जाते हैं, वो डायस्टोपियन नॉवेल की कैटेगरी में काउंट होते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव हियर, व्हाट इज अ क्लोजेड ड्रामा? क्लोजेड ड्रामा क्या होता है, आपको इसका आंसर देना होगा। ड्रामा का मतलब होता है परफॉर्मेंस से, बट क्लोजेड ड्रामा इज नॉट मेंट
for performance, it is for reading. So option A is the answer. We have the Samson Agonis by John Milton. Samson Agonis मिल्टन का वर्क है एंड दिस इज द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द क्लोजेट ड्रामा, जहाँ पे सिर्फ परफॉर्मेंस की बात नहीं होगी, सिर्फ रीडिंग की बात होगी। वहाँ पे इस तरीके से जो एक्ट्स होते हैं, इस तरीके से जो डायलॉग्स होते हैं, वो परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं, वो रीडिंग बेस्ड होते हैं, नॉट फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड। Number 28. What type of novel blends fiction? What type of novel blends fiction with autobiographical element? Fiction को ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स के साथ में जो एक तरीके से ब्लेंड होता है नॉवेल्स का, व्हाट वी कॉल देम ऑप्शन सी रोमन एक्लेफ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रोमन एक्लेफ इज द आंसर। द थिंग विच इज हियर टॉकिंग अबाउट कि जिसमें जो हम फिक्शन की बात, फिक्शन व्हाट इज फिक्शन? फिक्शन इज इमेजिनेशन विच इज नॉट इन रियल। ये बात होती है फिक्शन की। ऑटोबायोग्राफिकल क्या होता है? ऑटोबायोग्राफिकल मतलब होता है कि ट्रू इवेंट पे जो बेस्ड ऑन होते हैं, ट्रू इवेंट्स होते हैं जिसके लाइफ के या किसी के पर्सनल चीजों के बारे में बात होती है। तो यहाँ पे ये रियल लाइफ बेस्ड चीजें होती है, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफिकल, जिसमें बात होती है। बट जब ऑटोबायोग्राफिकल में ट्रू रियल लाइफ इवेंट्स या ट्रू इवेंट्स में आपका एक तरीके का फिक्शन आ जाता है, मतलब जो आपकी जो स्टोरी होगी दैट इज द रियल स्टोरी। स्टोरी जो होगी वो क्या होगी? रियल होगी। बट जो कैरेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? दे आर फिक्शनल। तो ये जो चीजें होती है रोमन एक्लेफ में आता है, जिसको जो नॉवेल ब्लेंड करता है फिक्शन को विद ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड रोमन एक्लेफ। एपोस्टलरी, मेमोयर, मेमोयर तो नॉन फिक्शन वर्क होता है, एपोस्टलरी में आपको फिक्शन वर्क होता है, विल्डेंस रोमन भी आपका फिक्शनल वर्क होते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है? रोमन एक्लेफ होता है जिसमें दोनों चीजों का ब्लेंड होता है, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, दैट इज कॉल्ड स्टोरी वुड बी द रियल बट द कैरेक्टर इन्वॉल्व इन द स्टोरी वुड बी अनरियल। उनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो रियल लोगों का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, बट वो फिक्शनल फॉर्म में होते हैं, फिक्शनल नेम उनका होता है, बट वो किसी एक रियल स्टोरी, किसी की लाइफ की स्टोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं, उनका ओरिजिनल नेम ना लेकर के एक फिक्शनल नेम के साथ में। नेक्स्ट वी हैव 29. विच फॉर्म कंबाइंस प्रोज एंड पोएट्री? प्रोज एंड पोएट्री जहां पे कॉम्बिनेशन होता है, व्हाट इज वी कॉल देम? प्रोजीमेट्रम। ऑप्शन बी इज द आंसर। हियर इज द थिंग जो कि प्रोजीमेट्रम है, जहां पे क्या बात होती है कि एक हाइब्रिड तरीके की कॉन्सेप्ट है। हाइब्रिड कॉन्सेप्ट जहाँ पे जो सेगमेंट्स होते हैं अल्टरनेटिंग सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है पूरा पार्ट जो होता है, स्टोरी जो होती है, और जो लिटरेरी फॉर्म होता है जिसमें प्रोज सेक्शन को फॉलो करते हुए पोएटिक सेक्शंस पैसेजेस लिखे जाते हैं। तो प्रोज सेक्शन प्लस पोएटिक पैसेजेस का जहाँ पे ब्लेंड होता है, कंबाइन करते हैं, दे आर कॉल्ड दी प्रोजीमेट्रम। और इसके जो वर्क, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इज द फाइन एग्जांपल। J.R.R. टॉलकियन का वर्क है ये, सीरीज बेस्ड ऑन है। तो जहाँ पे पोएट्री और जो प्रोज का सेक्शन होता है वो साथ साथ चलता है, वन बाय अनदर अल्टरनेट ये चलते हैं एक दूसरे के। तो दे आर द thing which is we call prosimetrum. Here we have the next one. The tragic comedy combines. A tragic comedy combines. Option C. Tragedy and comedy both. जहाँ पे बहुत सी वॉर या कह लो आप एक दूसरे का टेंशन स्ट्रगल के साथ में ब्लडशेड के साथ साथ आपका कॉमिक सीन्स भी होते हैं, मतलब हैप्पी एंडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड दी ट्रेजिक कॉमेडी। एंड वी हैव a good example, that is the Tempest play by William Shakespeare we have. Number 31. The morality play is a type of, morality play is a type of option A, religious allegory. morality play जो होता है वो religious allegory पे based on होते हैं, मतलब यहाँ पे religious जो ट्रेट्स हैं उनको एज अ कैरेक्टर प्रेजेंट किया जाता है। और एक तरीके से इसमें भी एक सरफेस मीनिंग और एक लिटरल मीनिंग पे बेस्ड ऑन होते हैं। लिटरल मीनिंग के साथ साथ सरफेस मीनिंग पे की चीजें होती हैं, दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ morality play. 32. What form is used in ancient Greek drama? एंशियंट ग्रीक ड्रामा किस तरीके के फॉर्म को यूज किया है? ऑप्शन बी इज दी डायलॉग्स विद कोरस। What type of literature is meant to be performed? लिटरेचर जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, दैट इज ड्रामा। एपिक, लिरिक या ऐसे नहीं होते हैं, दे आर ड्रामा। ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे 33 का। 34 वी हैव द क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रेम नैरेटिव? फ्रेम नैरेटिव क्या होता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अ नैरेटिव दैट कंटेन्स अनदर स्टोरी विद इन इट, दैट इज अ फ्रेम नैरेटिव।
Number 35, which form of novel is based on the real experiences of the writer? जो real experiences पे based on होता है, novel लिखा जाता है उस पे, that is called the autobiographical novel. Option C is the correct answer. रियल एक्सपीरियंसेस ऑफ द राइटर मीन्स राइटर ने जो खुद फील किया होता है वो अपनी चीजों के बारे में जब लिखता है तो वो क्या करता है, रियल लाइफ इवेंट्स के बारे में अपने लिखता है, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखता है लाइफ में, व्हाट ही हैड फेस्ड इन हिज लाइफ, दैट इज द थिंग expressed by written by the writer himself. तो ये तरीके का जो नॉवल लिखा जाता है, दे आर कॉल्ड ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल. वी हैव टॉम जोन्स, फाइन एग्जांपल, डेविड कॉपरफील्ड, जिसमें आप थोड़ा बहुत चार्ल्स डिकेंस का टच देखोगे, उनकी जो उन्होंने व्हाट ही हैड फेल्ट इन their child in his childhood, you will feel that things in these two works of Charles Dickens. We have the next number question number 36. What is an anachronism in play? A misplaced or out of time element, a heroic figure, or a rhyme pattern. Option D, a soliloquy. Option A is the answer. A misplaced or out of time element. ऐसे elements तो ये क्या है, ब्रिटिश म्यूजिक कॉमेडी विद स्टॉक कैरेक्टर, कि मतलब किसी चीज को, किसी बात को एक तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए, किसी इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, जब किसी डायलॉग को नहीं लिखा जाता है, डायलॉग के थ्रू उस चीज को नहीं एक्सप्रेस किया जाता है, बट वो क्या होता है, वो जेस्चर्स के फॉर्म में किसी ऐसे एक्ट के फॉर्म में उसको रिवील किया जाता है या कन्वे करने की कोशिश करी जाती है, उस इमोशंस को कम्युनिकेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पैंटोमाइन. एंड वो कैरेक्टर्स ऐसे स्टॉक कैरेक्टर्स होते हैं जो कि बोल अपने आप को डायलॉग के थ्रू नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट दे आर एक्सप्रेसिंग थ्रू देयर जेस्चर्स, देयर एक्ट. Number 38. A mock epic poem. Mock epic poem. Option A is the correct answer. Use epic convention to satirize trivial subject. Epic conventions को use करके किसी satirical trivial subject के बारे में जब बात होती है, किसी mean subject के बारे में या low subject के बारे में बात होती है, that is called the mock epic poem. Number 39. What distinguishes a comedy of manners? Distinguishes comedy of manners. Option C, witty dialogues and social satires. जो comedy of manners होता है, ये restoration era में काफी ज़्यादा पॉपुलर था, बिकॉज एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को, उनके क्लास को, उनकी जो कल्चर था उसको सटारिकल वे में प्रेजेंट किया जाता था. मतलब दे आर वेरी मच चूजी अबाउट देयर थिंग्स, दे आर मच शोई, दे हैव पॉम्प एंड शो अबाउट देयर थिंग्स, एंड दैट इज द थिंग जो जिसके बारे में एक तरीके से सोशल सटायर और डायलॉग्स, विटी डायलॉग्स के थ्रू उनको सटायराइज किया जाता है, और दैट इज कॉल्ड दी कॉमेडी ऑफ मैनर्स. नंबर 40 वी हैव अ गोथिक नॉवेल ऑफन कंटेन्स. गोथिक नॉवेल ऑफन, दिस ऑफन कंटेन्स, ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे, मिस्ट्री, हॉरर एंड सुपरनेचुरल. गोथिक नॉवेल का फ्रैंकेनस्टाइन वी हैव द फाइन एग्जांपल ऑफ मैरी शेली का, जिसमें हॉरर, मिस्ट्री और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स के बारे में बात होती है, दैट इज गोथिक नॉवेल. 41. व्हाट इज अ वर्स नॉवेल? वर्स नॉवेल क्या होते हैं? जो कि वर्स फॉर्म में होते हैं, जो लिखे जाते हैं. ऑप्शन बी, अ नॉवेल रिटन एंटायरली इन वर्स, दे आर वर्स नॉवेल. नैरेटिव स्ट्रक्चर को एक तरीके से, स्टोरी को एक तरीके से पोइट्री के स्टाइल में प्रेजेंट करा जाता है, और एलिमेंट्स के साथ में, पोइट्री के एलिमेंट्स के साथ में प्रेजेंट किया जाता है, जैसे राइम्स, रिदम्स, एक तरीके से कुछ म्यूजिकल कंटेंट्स का यूज होता है, दैट इज द वर्स नॉवेल. 42 we have a travelogue focuses on myths, emotional development, journey description या है urban life. ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर. ट्रेवलॉग की बात कर रहे हैं तो वो क्या बताता है, ये नॉन फिक्शन वर्क होते हैं ट्रेवलॉग, रियल लाइफ एक्सपीरियंस को डिस्कस करते हुए, अपनी जर्नी को डिस्कस करते हुए जब कोई चीज लिखी जाती है, कोई वर्क लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेवलॉग. Basically, this is mainly related to the journey related description, and the option C would be the answer of the question number 42. Number 43 we have what genre does utopian literature represent? किस तरीके के genre का यूरोपियन लिटरेचर में रिप्रेजेंटेशन होता था? आइडियल सोसाइटी डिपिक्शन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आइडियलिस्टिक सोसाइटी के बारे में जब बात होती है, दैट इज कॉल्ड यूटोपियन लिटरेचर. एंड यूटोपिया इज अ वर्क बाय थॉमस मूर ने इसको लिखा हुआ है, और इसमें बात हो रही है एक आइडियलिस्टिक, एवरीवन हैज अ इक्वल राइट, नो वन हैज सम काइंड ऑफ jealousy or in any kind of jealousy for anyone, or there is no obstacle
in the development of one's personality. So everything is equal to everyone, and every equal opportunity is available for everyone. That is the thing जो यूटोपियन लिटरेचर के बारे में बात करता है. 44. A romantic tragedy is defined by. A romantic tragedy is defined by option C, doomed love and emotional suffering. जो ट्रेजेडी होती है रोमांटिक ट्रेजेडी जहाँ पे लवर्स का रोमियो जूलियट, वी हैव द एग्जांपल ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले जहाँ पे जो पेयर होता है, जो लव कपल्स होते हैं, जो रोमांटिक कपल्स होते हैं, उनका एक तरीके से को सेपरेट कर दिया जाता है और उनके लव को कोई समझने वाला नहीं होता है. देयर सोशल ऑब्स्टेकल्स बहुत होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं और फैमिली बाउंडेशन होता है. दैट इज द रोमांटिक ट्रेजेडी. एंड डूम्ड लव, इमोशनल सफरिंग, एक दूसरे के बारे में जो बात करते हैं, इस सब चीजों को डिस्कस करा जाता है. दैट इज रोमांटिक ट्रेजेडी. ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 44. 45. मेटा नैरेटिव इज अ. मेटा नैरेटिव जिसके बारे में हमने बात करी थी अभी, अ नैरेटिव अबाउट नैरेटिव्स, that is called meta narratives. Option 46, we have the question number 46. What is soliloquy? Soliloquy क्या होता है? A long speech revealing a character's inner thoughts. बगल में जो है other characters are not supposed to listen that. They are unaware of the plans and plotting of the character who is thinking about, loudly thinking about in his mind about his future plans, about the thing what he is next to do, next step what he's going to take. Soliloquy is that thing, and you will get most of the plays of the Shakespeare. Soliloquy is involved, maximum plays of Shakespeare. लॉन्ग स्पीच रिवीलिंग कैरेक्टर्स इनर थॉट्स के बारे में बात करते हुए जब कोई एक लॉन्ग स्पीच होती है एंड दैट इज listened by the audience but not by the other characters who are near the main character, who is that character who is thinking about the his planning. Number 47. A verse drama is. We have talked about, अभी हमने वर्स नॉवेल की बात करी थी. वर्स नॉवेल से रिलेट करता हुआ वर्स ड्रामा है, बस यहाँ पे नॉवेल वहां पे होता है, यहाँ पे ड्रामा की बात हुई. अ ड्रामेटिक वर्क रिटन इन पोएटिक फॉर्म. तो हम टी.एस. इलियट को कंसीडर करते हैं एज अ वर्स ड्रामेटिक ड्रामेटिस्ट. वी हैव टी.एस. इलियट. उनके वर्क्स जो हैं, जो उन्होंने मर्डर इन द कैथेड्रल लिखा हुआ है, एंड मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट इज आल्सो वन ऑफ द fine example of the verse drama. Next 48. The epilogue in a play is. Epilogue जो है play में वो क्या होता है? Answer is option C. A closing speech or commentary. Closing speech जो कुछ ना कुछ मोरल एक लेसन देता है, उसके बारे में जब बात होती है किसी प्ले में, और क्लोजिंग स्पीच और कमेंट्री होता है बाय सम अदर कैरेक्टर और बाय कोरस. समटाइम्स कोरस delivers the epilogue in a play. तो इस तरीके की जब चीजें होती हैं, that is called epilogue in a play. Number 49. What is fairs? Fairs क्या होता है? We have the C option, a highly exaggerated and improbable comedy. Fairs जिसमें बहुत ज्यादा एक ऐसी कॉमेडी के बारे में बात होती है विच इज नॉट सपोज टू हैपन, एंड एग्जैजरेट वे में और इम्प्रोबेबल कॉमेडी को यूज करा जाता है और किसी चीज को कन्वे करने के लिए, किसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी इवेंट या किसी ऐसे जेस्चर को एक्सप्रेस करने के लिए. दैट इज द फेयर्स वी हैव इन लिटरेचर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 50. व्हाट इज फ्लैश फिक्शन? ऑप्शन ए फिक्शन अबाउट लाइट्स, अ नॉवेल विद photographs. Option C, very short fiction under 1000 word, या fiction with alternating timelines. Option C is the correct answer. Flash fiction is a short fiction under 1000 word. Option C is the answer. 51. Which of the following is a long narrative poem about often about heroic deeds? Long narrative poem के बारे में बात कर ली है और heroic deeds के बारे में बात करता है. या ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. एपिक पोएम्स के बारे में होती है, क्योंकि नरेशन के फॉर्म में कोई पोएम जो लॉन्ग होती है, जिसमें स्टोरीज एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जो कि नरेशन जो चल रहा था वो स्टोरी एक दूसरे से कनेक्ट होती है, और किसी हीरोइक डीड्स को बात करते हुए जब ऐसे वर्क्स लिखे जाते हैं, पोएम्स लिखे जाती हैं, दैट इज कॉल्ड हीरोइक पोएम, एपिक पोएम्स. Number 52. A sonnet typically contains how many lines? We have discussed that things. Which of the following is a short humorous poem with twist ending? That is option C. Limerick poems, they are called limerick poems. Humorous poem होते हैं shorts और twist
एंडिंग के साथ में लिखी जाती हैं। Number 54. A Bildungsroman is a novel about. This is a novel, a character's moral and psychological growth. Option C is the correct answer. Which of these best described a tragedy? A play with happy ending, a story with supernatural element, a dramatic where protagonist suffers downfall, या है a comedy involving mistaken identity. Option C is the answer. ट्रेजिडी को डिस्क्राइब करते हुए जहाँ पे एक ड्रामेटिक वर्क होता है, जहाँ पे प्रोटागोनिस्ट जो होता है वो अपने डाउनफॉल की वजह से सफर करता है। 56 एलेजी इज अ पोएम दैट सेलिब्रेट अ हीरो, मॉक्स अ सब्जेक्ट, एक्सप्रेसेस सॉरो फॉर द डेथ, या है टेल्स अ ह्यूमरस स्टोरी। देखिए थोड़े ऑप्शंस चेंज करे गए हैं। ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे, एक्सप्रेसेस सॉरो फॉर द डेड। Number 57. Which form uses iambic pentameter and ends with a rhymed couplet that is called? Option B. Shakespearean sonnet. आयमिक पेंटामीटर का होता है और एंड करता है राइम कपुलेट, क्योंकि बैलेड में आप कपुलेट नहीं होता है क्योंकि राइम नहीं होते। ओड में आप ये सब चीजें देखोगे नहीं। फ्री वर्स भी अब सेम तरीके का होता है कि वहां पे कोई राइम्ड कपुलेट नहीं होता है। ओनली ऑप्शन बी इज द आंसर। शेक्सपियरियन सोनेट हैज अ last two lines are rhyming couplet in an iambic pentameter form. Number 58. Affairs is a form of comedy that emphasizes. Option C. Absurd situation and slapstick. Option C is the answer. 59. A novella is a longer than a short story but shorter than a obviously novel. Option C is the correct answer. नॉवेला जो होती है वो लॉन्ग स्टोरी से थोड़ी बड़ी होती है बट नॉवेल से शॉर्ट होती है। नॉवेला इज द ऑप्शन सी इज द आंसर। Option C, novel is the answer. Which is that? Next, number 60. A mock epic is a work that. Option B, that parodied heroic style to treat trivial subjects. Parodied क्या हमने बताया था, किसी चीज को जब किसी को कॉपी करते हुए इमिटेटिव ह्यूमरसली या ह्यूमर का वे होता है, ह्यूमर यूज करते हुए उसे इमिटेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पैरोडी। और मॉक एपिक वही है, एपिक को पैरोडी करते हुए मॉक एपिक लिखी जाती है, जो कि एक ह्यूमरस वे में उसको प्रेजेंट किया जाता है किसी हीरोइक स्टाइल को, और किसी एक ट्रिवियल सब्जेक्ट, लो सब्जेक्ट, मीन सब्जेक्ट के बारे में बात करते हुए ऐसे पोएम्स जब लिखी जाती हैं इन अ फॉर्म ऑफ एपिक पोएम्स, दैट इज कॉल्ड मॉक एपिक पोएम। Number 61. Which genre features supernatural elements, horror and dark setting? That is Gothic fiction. Option B is the correct answer. 62. A drama mean to be read, not performed is called. आंसर करिएगा आप सभी इसको। ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे यहाँ पे, दैट इज क्लोजर ड्रामा। नंबर 63. A ballad is traditionally, this is traditionally a narrative poem mean to be sung, जो कि पोएम होती थी, थोड़ी लॉन्ग पोएम्स होती थी और इनको म्यूजिक एंड फोक सॉन्ग्स के साथ में इसको गाया जाता था। तो नैरेटिव पोएम्स होती हैं मीन टू बी संग। जो ट्रेडिशनली जो पहले के टाइम पे बैलेट्स लिखे जाते थे उनके बारे में बात हो रही है। 64. A picaresque novel typically refers, this refers a रो or anti-hero in loosely connected adventure. लूजली कनेक्टेड एडवेंचर में जब कोई एक लो ग्रेडेड कैरेक्टर होता है जो कि या एंटी हीरो होता है, तो वहां पे उसको जो बोलते हैं वो पिकरेस्ट नॉवेल की कैटेगरी में काउंट होता है, वो पिकरेस्ट नॉवेल में आता है। 65. A comedy of manner focuses on satirizing the behavior of the elite. Option C is the correct answer. 66. An allegory is best defined as, this is a story with surface meaning and a deeper symbolic meaning. तो surface एक जो होती है literal meaning and hidden meaning, इसको बोलते हैं hidden meaning. ओके तो एलेगरी को हम डिफाइन करते हैं स्टोरी विद अ सरफेस मीनिंग एंड अ डीपर सिंबॉलिक मीनिंग। नंबर 66. द एपिस्टोलरी नॉवेल इज टोल्ड थ्रू, दिस इज टोल्ड थ्रू लेटर्स एंड कोरेस्पॉन्डेंस। ऑप्शन डी इज द आंसर। 68. A parable is a short story designed to, a parable is a short story designed to, option C, teach a moral lesson. फेबल, पैराबल ये ऐसे तरीके के वर्क होते हैं, पोएम्स होती हैं। जैसे पैराबल में तो आपका शॉर्ट स्टोरी आ गया, बट
फेबल जो होता है वो आपका पोएम के फॉर्म में लिखा जाता है। वो क्या होते हैं दोनों? मोरल लेसन टीच करने के लिए इनको लिखा जाता है। नंबर 69, अ पेस्टोरल पोएम टाइपिकली डिस्क्राइब्स, दिस डिस्क्राइब आइडियलाइज्ड रूरल लाइफ, ऑप्शन डी इज द आंसर। 69 के बाद 70, व्हाट इज फ्रेम नैरेटिव? वी हैव डिस्कस दिस थिंग, ऑप्शन बी अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, दैट इज फ्रॉम फ्रेम नैरेटिव। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज मोनोलॉग इन ड्रामा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सॉलिटरी स्पीच बाय वन कलेक्टर। सॉलिटरी स्पीच जो अकेली स्पीच होती है कि किसी के एक करेक्टर के थ्रू, मतलब वही सिर्फ बोल रहा होता है, अपने स्पीच को, अपने डायलॉग्स को डिलीवर कर रहा होता है, दैट इज मोनोलॉग। ऑप्शन 72, क्वेश्चन 72 is the, here we have, a soliloquy reveals secret thoughts of a character spoken aloud, but this is supposed to be heard by the audience but not by the other character on the stage. Number 73, which of the following is a non-fiction literary form? Epic, memoir, sonnet, allegory में से which one is a non-fiction work? That is option B, memoir. Non-fiction memoir क्योंकि होता है कि ये रियल लाइफ जो मेमोरीज होती हैं, रियल लाइफ मेमोरी पे बेस्ड ऑन होता है। यस, व्हाट हैपेंड विद अस, या हमने क्या किया, किसी पुरानी चीज को याद करके जब कोई वर्क लिखा जाता है वो मेमोयर बोला जाता है, और वो नॉन फिक्शनल लिटरेरी फॉर्म की कैटेगरी में काउंट होता है। 74, अ ट्रेवलॉग इज अ लिटरेरी वर्क डिस्क्राइबिंग जर्नी एंड प्लेसेस विजिट, जर्नीज एंड प्लेसेस विजिटेड, इसके बारे में बात होता है। 75, अडर्स इज अ ऑप्शन सी अ सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, एक तरीके का शोक गीत होता है डर्ज, दैट इज द थिंग, here we will, option C is the correct answer. Number 76, flash fiction refers only, option B is the correct answer, fiction under 1000 word, flash fiction उसको बोला जाता है। 77, which of the following best defines a myth? myth किसको बोला जाता है? a story explaining natural and social phenomena, सोशल फिनोमेना और नेचुरल चीजों के बारे में जो स्टोरी डिस्क्राइब करती है, नरेट होती है, उसको मिथ बोला जाता है। नंबर 78, एंड ओड इज अ लिरिक पोएम ऑफ प्रेज और एक्सॉल्टेशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 78। 79, अ क्रॉनिकल प्ले डील्स विद, ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे, हिस्टोरिकल इवेंट्स प्रेजेंटेड इन सीक्वेंस, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 80, वी हैव A burlesque is a form that, burlesque क्या तरीके का वर्क है? tells us heroic tales seriously, satirizes by ridiculous exaggeration, explores complex human emotion या provide moral instruction, option B. Satirizes by ridiculous exaggeration, option B is the answer of question number 18. 81, what is prologue? prologue क्या है? अभी हमने एपिलॉग के बारे में बात करी थी, किसी प्ले में जो लास्ट स्पीच होती है, जो एंडिंग डायलॉग्स होता है, एंडिंग स्पीच या कमेंट्री होती है, दैट इज कॉल्ड एपिलॉग। प्रोलॉग एन इंट्रोडक्टरी स्पीच और सेक्शन, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 81, 82, अ वर्स ड्रामा इन अ प्ले रिटन इन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पोएटिक फॉर्म में लिखे जाते हैं वर्स ड्रामा। 83 को बात करते हैं, सटायर एम्स टू, ऑप्शन सी, क्रिटिसाइज थ्रू ह्यूमर, आयरनी एंड रेडिक्यूल, जो टारगेट करते हुए, रिडिक्यूल करते हुए, या एक ग्रेट लाफ्टर के साथ में, राइजिंग लाफ्टर के साथ में जो वर्क्स लिखे जाते हैं, और उनका एम क्या होता है कि क्रिटिसाइज करना, ह्यूमर और रेडिक्यूल करना किसी स्पेसिफिक टारगेट को। ऑप्शन 8, 84, विच ऑफ दीज इज अ फॉर्म ऑफ लिरिक पोएट्री? ट्रेजेडी, ओड, एपिक या नॉवेल? अब हम लिरिक पोएट्री की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे ऑप्शन बी, ओड इज अ लिरिक पोएट्री, क्योंकि लिरिक पोएट्री छोटी होती है। एपिक हमने बात करी है कि दे आर लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, लिरिकल पोएट्री आर शॉर्ट, एंड ओड इज अ फॉर्म ऑफ लिरिक पोएट्री। 85, अ फेबल टाइपिकली फीचर्स, हमने बात करी फेबल्स में क्या होता है, एनिमल्स who turns into character, जो ह्यूमन ट्रेट्स के साथ में होते हैं एनिमल्स, एंड they give kind of a moral lesson to everyone. तो option B is the answer, animals with human traits and morals. Number 86, a dystopian novel describes imaginary world full of suffering and oppression, हमने इसके बारे में already discuss कर रखा है। 87, a memoir is different from autobiography because it is shorter and focusing on a specific event or themes, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी में
थोड़ी लॉन्ग होती है क्योंकि उसमें जो राइटर होता है वो अपनी जो रियल लाइफ इवेंट्स होती हैं उनको स्टार्टिंग से टिल लाइफ तक डिस्कस करता है। मेमोयर इज अ पार्ट ऑफ द इवेंट और पार्ट ऑफ हिज लाइफ, जिसके बारे में वो थोड़ा बहुत जो बताता है अपनी चीज़ों को याद करके, वो स्पेसिफिक इवेंट को जब ध्यान में रखते हुए उसके बारे में जब बात करता है तो वो होता है मेमोयर। जैसे अगर उसने अपना ग्रेजुएशन डे या अपने एक जर्नी के बारे में बात कर रहा है, अपनी ग्रेजुएशन डे सेरेमनी के बारे में बात कर रहा है, तो वो मेमोयर हुआ। sorter, this is a sorter and focuses on specific events or themes. 88 we have, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा 87 का। 88, a Bildungs Roman is also known as, this is coming of age novel. Option B is the answer. 89, Roman Clef is a novel, this is novel about, B option करेक्ट आंसर है। बेस्ड ऑन अ रियल पीपल विद डिस्गाइज्ड नेम, जो कि हमने बात करी है कि एक रियल स्टोरी तो डिपिक्ट होती है, रियल स्टोरी के बारे में रोमन क्लिफ जो नॉवेल्स होते हैं दे आर रिलेटेड टू रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड ऑन stories, but the characters which will play that roles who are in that novel, they are not the from the real life names। जो कैरेक्टर होंगे उनके नाम्स जो होंगे वो रियल लाइफ में नहीं होंगे, दे आर फ्रॉम फिक्शनल नेम्स दे विल अडॉप्ट फॉर दैट, दैट इज, तो जो फिक्शन और नॉन फिक्शन का ब्लेंड होता है दैट इज कॉल्ड रोमन क्लिफ। ऑटोबायोग्राफिकल टच विद fiction, that is the Roman clef। 90, a dramatic monologue is a found mostly in, this is found in poetry, option B, C is the answer। 91, what is metafiction? Metafiction is a fiction that draws attention to its own fictionality। 92, a courtly love poems usually expresses, this usually expresses noble love and longing, ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। कोर्टली लव जो होता है लव अफेयर्स के बारे में बात होता है, नोबेल लव एंड उनकी लॉन्गिंग्स के बारे में एक्सप्रेस करते हुए ये पोएम्स लिखी जाती हैं। 93, व्हाट इज ब्लैंक वर्स, वी हैड टॉक्ड अबाउट, अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर में जो लाइंस लिखी जाती हैं दे आर कॉल्ड ब्लैंक वर्स, पोएम्स जो लिखी जाती हैं उनको ब्लैंक वर्स पोएम बोलते हैं। 94, a closet drama is intended to be, they are rather read rather than performed, option B is the answer। 95, a magical realist novel combines reality with fantastical elements, option B को reality को fantastical elements के साथ में जो blend किया जाता है that is called magical realist novel। 96, a chorus is in classical drama serves to, they are serves to, option C, comment on the action, कि क्या हो रहा है उसके बारे में, जो एक्शन जो ड्रामा में होता है कि व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ दैट, व्हाट वुड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस थिंग हैपेंड, दिस इवेंट, दिस इंसिडेंट हैपेंड इन दिस ड्रामा, तो उसके बारे में जब कोरस को बीच बीच में वो आके अपनी उस चीज को कमेंट करता है जो एक्शन हो रहा होता है ड्रामाज में। Number 97, stream of consciousness is a technique associated with, this is associated with, option C, inner thoughts flowing uninterrupted। 98, a one-act play differs from a full-length play in that it has only one setting and is shorter। तो वन एक्ट प्ले में एक ही सेटिंग होगी, क्योंकि अगर हम एक्ट्स की बात करते हैं 5 एक्ट्स या 3 एक्ट्स में कोई प्ले डिवाइडेड है तो उसमें क्या होगा, एक फुल लेंथ प्ले होगा और वो उसमें क्या होगा, अलग अलग सेटिंग्स पे जाकर के कैरेक्टर्स को अलग अलग सेटिंग्स के बारे में, उनकी कल्चर कैरेक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो अलग अलग सेटिंग्स पे बेस्ड ऑन होते हैं। वन एक्ट प्ले में एक सेटिंग होगी और ये जो होता है फुल लेंथ प्ले से क्या होता है, ये शॉर्टर होता है, छोटा होता है। 99, a comedy of errors involves mistaken identity and misunderstanding। mistaken identity के बारे में जब बात होती है और misunderstanding के बारे में जब प्ले में बात होती है that is called a comedy of errors, option B is the correct answer। 100 number question, tragic comedy combines element tragedy and comedy, option B is the answer of the question number 100। Now here we have the question number 101, which device directly addresses an absent or imaginary person, and we have the options here, irony, apostrophe, allusion या है आपका allegory। आंसर इज ऑप्शन बी, apostrophe को हम यहाँ पे करते हैं जिसको एड्रेस करते हुए, apostrophe यहाँ पे मार्क भी मेंशन होता है सेंटेंस के बाद में आपका, या जो जिसको हम एड्रेस करते हैं उसके बाद में।
एब्सेंट और इमेजिनरी पर्सन को एड्रेस करते हुए जो डिवाइस यूज होती है दैट इज एपोस्ट्रोफी, ऑप्शन बी इज द आंसर. नंबर 102, hyperbole is states ऑप्शन सी एंड exaggeration of for effect. किसी का exaggerate किसी चीज को describe करना, that is the thing hyperbole. You all know it very well. 103, which of the following is a repetition of initial constant consonant sounds. इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड का जो रिपीटिशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट alliteration. Option B is the correct answer of question number 103. 104 we have, what is enjambment in poetry? enjambment का मतलब क्या होता है poetry में? Option B, continuation of a sentence beyond the line break. मतलब लाइन ब्रेक के बाद भी जो सेंटेंस कंटिन्यू करता है दैट इज कॉल्ड enjambment. 105, allusion is a reference to. This is a reference to the ऑप्शन बी एनी बाइबिलिकल लिटरेरी एंड कल्चरल रेफरेंस की जहां पे बात आती है उसको हम एल्यूजन बोलते हैं, जिस भी वर्क में इसके से रिलेटेड डिस्कशन होता है. और हिस्टोरिकल लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी जो कल्चरल रेफरेंसेस होते हैं उनको यूज करते हुए एल्यूजन लिखा जाता है. नंबर 106, व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? वी ऑल नो, गिविंग ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. पर्सोनिफाई करा जाता है जो कि नॉन लिविंग या नॉन ह्यूमन थिंग्स होते हैं उनको जब हम ह्यूमन ट्रेड्स के साथ में उसको हम ऐसा बुलाते हैं दैट दिस इज अ लिविंग पर्सन और लिविंग थिंग, देन दैट इज द कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. ऑप्शन इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 106. 107 we have onomatopoeia refers to. This is refers to words that imitate sounds. Option B is the answer. A metaphor is a figure of speech that compares two unlike things using like or as, states one thing is another, या है uses exaggeration, mimics another style. Option B is the correct answer. मेटाफर क्या होता है? एक्सटेंडेड सेमिली है मेटाफर बोलते हैं जिसमें जिसमें यू लाइक एंड यूज एज का ना यूज कर करके इसको बोला जाता है कि स्टेट वन थिंग इज अनदर. किसी एक चीज को दूसरी चीज से डायरेक्टली कंपेयर कर दिया जाता है विदाउट यूजिंग लाइक और एज वर्ड्स. तो यहाँ पे हम इसको मेटाफोर बोलते हैं. दिस इज अ एक्सटेंडेड मेटा सिमिली. नंबर 109, अ सिमिली which simile uses which words for comparisons like or as. Option A is the answer of question number 109. 1010 we have, what is irony? Irony is a statement that means the opposite of what it says. आयरनी क्या होता है कि जो कुछ कहा जाता है उसका जस्ट ऑपोजिट. मतलब आप कोई भी आयरनिकल स्टेटमेंट होती है कि मैं आई एम अ वेरी गुड पर्सन बट योर डीड्स योर बिहेवियर इज नॉट शोइंग यू एज अ गुड पर्सन, दे आर जस्ट ऑपोजिट ऑफ योर वर्ड्स व्हाट यू आर सेइंग. तो उसको हम क्या बोलेंगे? आयरनी. जो भी स्टेटमेंट दी जाती है उसके ऑपोजिट अगर कोई चीज होता है या कहा जाता है दैट इज द आयरनी. 111, एजोनेंस इन द रिपीटिशन ऑफ. एजोनेंस क्या किसका? एलिट्रेशन हमने क्या कही? कॉन्सोनेंट के रिपीटिशन होती है. एजोनेंस किसका रिपीटिशन होता है? दैट इज द रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड्स. ऑप्शन बी इज द आंसर. तो एजोनेंस और एलिट्रेशन बिल्कुल कंफ्यूज मत होना आप सब. 112, what is pun? Pun क्या होता है? Play on words. Option B is the answer. Easy questions मैं यहाँ पे लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्योंकि sometimes ये question पूछा जा सकता है. For those who are preparing first time, who are going to give first time examination of UPTGT, इनके लिए ये क्लास है. आप जरूर इसको एक बारी वॉच आउट जरूर करना पूरा एंड तक. इसके बाद हम एक और क्लास लेके आएंगे इसी पे, लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स पे, जिसमें हम कुछ डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट जो इसी टॉपिक पे हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस पे. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज फन? फन इज अ प्ले ऑन वर्ड्स. वर्ड्स के थ्रू कुछ ऐसा मजाक या कुछ ऐसे चीजों को उससे प्ले करना, दैट इज कॉल्ड कि यूज करना उसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फन. ऑक्सीमोरॉन, वी हैव द कॉन्ट्राडिक्शन इन टर्म्स. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. जैसे हम उधर रेगुलरली इरेगुलर, ये हमारा जो हुआ ये हमारा ऑक्सीमोरॉन हुआ. यहाँ पे डिफेनिंग साइलेंस, दिस इज ऑल्सो ऑक्सीमोरॉन वर्ड. तो कॉन्ट्राडिक्शन इन टर्म्स, जहाँ पे टर्म्स में कॉन्ट्राडिक्शन होता है किसी सेंटेंस में, दोनों दो ऑपोजिट या कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स का यूज होता है साथ साथ, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन. नंबर 114, फोर शैडोइंग मीन्स. फोर शैडो क्या होता है? ऑप्शन सी, हिंटिंग एट फ्यूचर इवेंट. फोर शैडो करना कि आगे की चीजें क्या होने वाली हैं उसको बारे में हिंट करना, दैट इज कॉल्ड फोर शैडोइंग.
115 व्हाट इज मेटोनिमी? मेटोनिमी क्या होता है? आंसर इज ऑप्शन बी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड फॉर समथिंग एसोसिएटेड विद इट। जैसे किसी चीज को किसी एक वर्ड के साथ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, उसकी जगह पे किसी एक वर्ड को बता देना। जैसे हम क्या बात करते हैं? क्राउन की बात करते हैं फॉर रॉयलिटी, तो यहाँ पे क्या करेंगे? रॉयलिटी जो होता है वो किससे रिलेट करता है? हमारा वो एक वर्ड जो है द क्राउन से रिलेट करता है, तो रॉयलिटी को हम क्राउन से रिलेट कर देते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटोनिमी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे होता है कि द हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है? व्हाइट हाउस होता है। तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो एक जहाँ पे रेजिडेंशियल उनका प्लेस है, दैट इज कॉल्ड व्हाइट हाउस। तो व्हाइट हाउस को बोल देते हैं हम, दैट इज दी मेटोनोमी। नंबर 116 व्हाट इज सेनेक्डोकी? सेनेक्डोकी क्या होता है? यूजिंग पार्ट ऑफ समथिंग टू रिप्रेजेंट द होल। ठीक है, किसी चीज को एक पार्ट उसका उसी से रिलेट करता हुआ वो पार्ट यूज किया जाता है किसी पूरी चीज को उसी से रिलेटेड रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है? कार के लिए हम क्या यूज करते हैं? व्हील्स यूज करते हैं, तो व्हील्स इज यूज फॉर व्हील्स किससे रिलेट करता है? कार से रिलेट कर रहा है, बट कार को ना यूज करके उस वर्ड को ना हम यहाँ पे किसी सेंटेंस में नहीं यूज करते, बट उसकी जगह पे हमने क्या यूज करा है? व्हील्स यूज करा है। तो सिनेक्डोकी और मेटोनोमी में बेसिक जो डिफरेंस होता है वो है। तो ये इसको जो हम करते हैं, जो ये कहा क्या कहा जाता है? अपार्ट फॉर द होल, और यहाँ पे करा जाता है अ होल फॉर अ पार्ट। तो रॉयल्टी क्या है? एक पार्ट है, उसको किसके क्या क्राउन करके, क्राउन में पूरी रॉयल्टी जो होती है वो आ जाती है। तो दैट इज द थिंग, यहाँ पे मेटोनॉमी का बात हो रही है और हम यहाँ पे व्हील्स की बात कर रहे हैं। तो जो ये है कि कार से रिलेट करता है, तो क्राउन जो है मोनार्की को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो जैसे बोला जाता है कि हम मेटोनॉमी में क्या बोलते हैं, मैंने बताया ना आपको, व्हाइट हाउस बोला जाता है, व्हाइट हाउस। तो व्हाइट हाउस से मतलब क्या हुआ? अमेरिकन प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यूएस को जो गवर्नमेंट ऑफिशियल को जो रिप्रेजेंट करता है, जैसे कभी कभी आपको आता नहीं है न्यूज में कि व्हाइट हाउस हैड सेड दिस थिंग, तो यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने जो चीज कही है उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे हमारा राइट भी आ सकता है जो कि कार को या किसी इसको रेफर कर रहा है। तो ये चीजें आप ध्यान देना मेटोनिमी और सिनेक्डोकी में। Next, we have the question number 17. We have a caesura in poetry is. This is a pause or break in a line or verse. जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी होगी, उनको पता होगा आंसर। ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 117 118। पैराडॉक्स मीन्स ऑप्शन बी अ सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दैट रिवील्स अ ट्रूथ। ठीक है, कोई किसी ट्रुथ को बताने के लिए उसको डायरेक्टली ना यूज करके उसी से रिलेटेड एक सीमिंगली कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को बोल करके लेकिन उसी ट्रूथ के बारे में या उसी चीज के बारे में बात हो रही है, ऐसी चीजों को हम पैराडॉक्स बोलते हैं। दिस इज अ पोएटिक डिवाइस। जैसे क्या बोला जाता है? वॉर इज पीस। कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हुआ है ना यहाँ पे। वॉर क्या है? वॉर को पीस बोल दिया है। वॉर क्या है? वॉर कहीं भी पीस नहीं होता है। वॉर मीन्स एक केओस, हैवॉक, ये सब चीजें होती है जहाँ पे ब्लडशेड, मर्डर्स या आपका बहुत ज्यादा एक तरीके से डिस्ट्रक्शन होता है। बट आफ्टर दैट व्हाट इज दिस? पीस होती है उसके बाद में। तो ये चीज कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को बोल करके सच के बारे में बता रहा होता है, और वो इस तरीके से बोलता है, बताता है कि जैसे हम बोलते हैं फ्रीडम इज स्लेवरी। ठीक है, फ्रीडम क्या है? स्लेवरी है। तो ये रिमार्क जो है ये पैराडॉक्स के रिमार्क्स हैं। नंबर 19, अ मोटिव इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। मोटिव क्या होता है, उसको किस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इन चारों ऑप्शंस में? अ डिटेल्ड सेटिंग, अ रिकरिंग थीम और इमेज, अ सिंगल कैरेक्टर राइम स्कीम। ऑप्शन बी, अ रिकरिंग थीम और इमेज। मोटिव क्या होता है कि जो कि कनेक्शंस क्रिएट करता है एक तरीके से बिटवीन सीन्स, और यहाँ पे होता है थ्रू दी जो किसी स्टोरी, किसी साउंड, किसी इमेज के थ्रू। जैसे होता है रिकरिंग थीम और इमेज, जो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं चीजों को थीम और इमेज के फॉर्म में, और वो एक ना किसी कॉन्सिक्वेंस पे या किसी रिजल्ट पे एक तरीके से पहुंचता है, दैट इज दी मोटिव। नंबर 20, व्हाट इज
anaphora in literature? This is a metaphor for a person, rhyme scheme, repetition of words at the beginning of successive lines or clause, a form of irony. Option C is the correct answer. This is a repetition of words at the beginning of successive lines or clause, जो कि beginning lines clause के successive वो होते हैं, repetition होता है जो भी word का या phrase का, उसको हम बोलते हैं एनाफोरा। जैसे आप एनाफोरा का जो यहाँ पे रिपीटेशन जो हो रहा है, जो वर्ड्स का या फ्रेज का रिपीटेशन हो रहा है बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव लाइंस और क्लॉजेस, तो जो एक बात दूसरी बात जो किसी फ्रेज और वर्ड को यूज करते हुए बार बार उसका यूज होता है, अगर किसी सेंटेंस में या किसी स्पीच में अगर हम बात कर लेते हैं, और ये मैक्सिमम स्पीचेस में के लिए होता है, दैट इज द एनाफोरा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, जैसे चार्ल्स डिकेंस का टेल ऑफ टू सिटीज है, उसने बोला है इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। तो इसमें क्या रिपीटेशन हो रहा है, इट वॉज द का रिपीटेशन यहाँ पे बार बार हो रहा है, दैट इज द थिंग वी कॉल्ड एनाफोरा। नेक्स्ट नंबर 121, which of the following uses symbolism? Describing a rose as red, using a rose to stand for love, counting the petals of a rose, या naming a rose as a character. Symbolism का क्या मतलब हुआ? ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे। यूजिंग अ रोज टू स्टैंड फॉर लव, ये हमारा सिंबलाइज क्या कर रहा है? रोज किसको सिंबलाइज कर रहा है? लव को सिंबलाइज कर रहा है। तो रोज का तो एक यहाँ पे सरफेस मीनिंग हुआ, और दूसरा यहाँ पे क्या है? हिडन मीनिंग। रोज मीन्स हैप्पीनेस, लव, जो कि एक सिंबलिज्म है किसका? लव का। तो दिस इज द एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस सिंबलिज्म? यूजिंग अ रोज टू स्टैंड फॉर लव इज अ सेंटेंस विच यूजेस सिंबलिज्म। 122, टोन रिफर्स टू, टोन का रेफरेंस कहाँ पे आता है? किसको रेफर करता है टोन? द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर और नरेटर। क्या एटीट्यूड है स्पीकर का, नरेटर का, किसी स्टोरी को नरेट करते वक्त, किसी चीज को बताते वक्त, दैट इज द टोन वी हैव इन लिटरेचर। Option B is the correct answer. 123. Anachronism is this is a something out of place in time, मतलब जो कि करंट सिचुएशन में जिस चीज का यूज नहीं हो रहा है और उसको आपने जो आउटडेटेड है, बट उसको अभी भी आपने उस चीज में या आपने अपने वर्क में उसको मेंशन करा है एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन कैरेक्टर, एज एन कॉस्ट्यूम, तो उसको हम एनाकोनोरिज्म बोलते हैं। समथिंग आउट ऑफ प्लेस इन टाइम, मतलब करंट सिचुएशन में जो कि नहीं फिट बैठ रहा है और वो बहुत पुरानी चीज के बारे में बात हो रही है, बट उसको अभी भी आप चीज को के थ्रू उसको यूज कर रहे हो इन अ करेंट सिनेरियो, दैट इज द एनाकोनोरिज्म। नेक्स्ट नंबर 124, व्हाट इज द रेटोरिकल क्वेश्चन? रेटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है? अ क्वेश्चन आस्क फॉर इफेक्ट नॉट फॉर एन आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रेटोरिक क्वेश्चन होता है जो इफेक्ट के लिए पूछा जाता है, जो कि मतलब कि उसमें कुछ रेटोरिकल चीजों का यूज होता है, लाइक जो आप एक इफेक्ट क्रिएट कर सके, दैट इज द रेटोरिकल क्वेश्चन। 125, a conceit is a complex extended metaphor, option B is the answer. मेटाफर क्या होता है? एक्सटेंडेड सिमिली होता है, एंड कंसीट क्या है? एक्सटेंडेड मेटाफर है। ओके, अ कॉम्प्लेक्स एंड एक्सटेंडेड मेटाफर, ऑप्शन बी इज द आंसर। मेटाफिजिकल पोएट्स हैव यूज्ड दिस term conceit in their poetry. 126, mood in literature describes this the emotion evoked in the reader. mood का मतलब क्या होता है? जो कि किसी भी राइटिंग को पढ़ते वक्त जो रीडर के माइंड में उसके इमोशंस को जो इवोक करता है, दैट इज द मूड। व्हाट काइंड ऑफ थिंग दे फील while going through the writings of a work, that is the mood. Number 127, a euphemism is, this is a mild or indirect word substituted for a harsher one. ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। इफ्यूमिज्म किसी को एक किसी भी बात को कहने के लिए आर्टिस्टिक, अगर हम वर्ड्स का यूज करते हैं, आर्टिस्टिक वर्ड्स या सॉफ्ट वर्ड्स का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इफ्यूमिज्म। नंबर 128, व्हाट डज डिक्शन रिफर्स टू? डिक्शन रिफर्स टू अ वर्ड चॉइस एंड लैंग्वेज स्टाइल, ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे। 129, what is stream of consciousness technique? This is a continuous flow of characters, thoughts and feelings. Option B is the answer. Virginia Woolf is the fine example related to this kind of stream of consciousness techniques she had used in her novels. 130, तो option B is the correct answer 129 का। 130,
juxtaposition involves, juxtaposition involves क्या involves करता है? Option A is the answer. Placing two contrasting elements side by side. Juxtaposition क्या होता है? दो contrast elements को एक साथ रखना, that is called juxtaposition. जैसे यहाँ पे हम juxtaposition की अभी हम बात कर रहे थे कि it was the best of the time, it was the worst of the worst of the time, कि paradox juxtaposition यहाँ पे होता है. तो ये चीजें कि दोनों चीज को साथ ही साथ रखना, जो कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको एक दूसरे के पास में रखना, दैट इज जक्स्टापोजिशन. तो चार्ल्स डिकेंस ने अ टेल ऑफ टू सीरीज में इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम एंड इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम के बारे में बात करी है. 131 अंडरस्टेटमेंट इज, दिस इज अ डिलिबरेटली मेकिंग समथिंग सीम लेस इम्पोर्टेंट. अंडरस्टेटमेंट होता है कि किसी भी चीज को जो कि कुछ इम्पोर्टेंट है उसका, लेकिन उसको जानबूझकर को उसको थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस देना, महत्व देना, दैट इज कॉल्ड अंडरस्टेटमेंट. ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 131. नंबर 132 आर्कटाइप मीन्स, आर्केटाइप का मतलब क्या होता है? अ रिकरिंग कैरेक्टर, टाइप और सिंबल. इन medias res means a story starts at the very end, at the beginning, in the middle of the action with a flashback. Option C in the middle, option D action. In medias res means जो होता है वो होता है in middle of the action. Number 134 hubris refers to, hubris जो होता है a tragic hero excessive pride. A tragic hero's excessive pride is called hubris. तो hubris heroes भी बोले जाते हैं, इसलिए टर्म आता है, यूज होता है ये. 135 a foil is a character who, option C is the correct answer, contrast with the main character to highlight traits. 136 a non-squitier is a, option B, a statement that does not follow logically. 137 a frame story is a story within a story is called a frame story. 138 what is anagnorisis in a tragedy? Option A is the correct answer, the moment of recognition or discovery by the protagonist. जब protagonist को पता चलता है किसी चीज के बारे में, अपने इम्पोर्टेंस के बारे में, अपने एक तरीके से पावर्स के बारे में, जो उसका एक, तो एनागोनिसिस का जो मतलब होता है कि when the protagonist knows the true identity of another character and true nature of their own circumstances, ये होता है कि एनाग्रोनिसिस इसको बोलते हैं. 139 we have the peripeteia. What is peripeteia? This is a reversal of fortune is the correct answer, option B. जो ये सब जो टर्म्स है फ्रेंड्स, ये एरिस्टोटल ने अपने वर्क पोएटिक्स में इसको इंट्रोड्यूस करा है, या इसको एक तरीके से बताया है कि ट्रेजेडी लिखते वक्त these all are very important and for a protagonist this must be in a tragedy. Number 140 catharsis is a process of इमोशनल प्योरिफिकेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑडियंस. ये होता है कैथारसिस. ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर है हमारा 140. 141 पैथेटिक फैलेसी इज अ, दिस इज अ एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन इमोशंस टू नेचर. पैथेटिक फैलेसी का मतलब होता है ह्यूमन इमोशंस को नेचर के साथ में एट्रीब्यूट करना, दैट इज द आंसर. 142 a refrain in poetry is, this is a repeated line or phrase. रेफरेन होता है कि रिपीटेड जो लाइंस होती हैं, फ्रेज होती हैं किसी पोएट्री में, दैट इज कॉल्ड रेफरेन. 143 अराइजिंग एक्शन इन प्लॉट स्ट्रक्चर लीड्स टू, दिस लीड्स टू, ऑप्शन बी क्लाइमैक्स. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. राइजिंग एक्शन के बाद क्या होता है? हमारा क्लाइमैक्स होता है. इंट्रोडक्शन, एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन एंड क्लाइमेक्स एंड डेनाउंसमेंट, दीज आर द थिंग्स जो कि एक प्लॉट स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट होता है. इस तरीके से हमारा जो प्लॉट है वो चलता है. एक बीच में कहीं ना कहीं राइजिंग एक्शन जरूर आता है. एंड राइजिंग एक्शन प्लॉट स्ट्रक्चर रीड्स टू, क्योंकि राइजिंग एक्शन में होता है जब पीक पे जो स्टोरी होती है वो होता है, उसके बाद का क्लाइमेक्स आता है कि क्या होने वाला है इसमें. 144 denouement means the resolution after the climax. तो क्लाइमेक्स के बाद का जो रेजोल्यूशन होता है कि क्या इसका रिजल्ट निकला या क्या चीजें रिजोल्यूट हुई, तो रिजॉल्व क्या चीज हुई, दैट इज द थिंग denouement. Number 145 Polysyndeton uses, this uses the, option C, many conjunction in succession. Number 146 asyndeton omits
ऑप्शन सी कंजंक्शन बिटवीन वर्ड्स और क्लॉजेस। थोड़े नए आपको डिवाइसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 147 epinelepsis is a repetition of Epinelepsis is a repetition of the option B beginning and end of the same clause. Same clause से जब किसी वर्क की या किसी राइटिंग की बिगिनिंग होती है और उसी सेम क्लॉज से ही सेम वर्ड से सेम सेंटेंस से उसकी एंड होती है, दैट इज द एपिनेप्लेप्सिस। तो जब किसी सेम क्लॉज से किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है या किसी सेंटेंस का अंत होता है या किसी लिटरेरी टेक्निक को यूज, इट इज द थिंग epinelepsis. Next one we have 148 malapropism. Malapropism is this is a misuse of words often humorously. 149 cliche is this is a option B a tired overused expression. Cliche जो होता है tired और overused expressions को बोलते हैं. 150 parody imitates. This parody imitates serious work with comic effect. Option B is the answer. 151 which literary movement emphasized reason, order and classical order? The ideals. This is the neoclassicism. Option C is the correct answer of question number 151. 152 romanticism is most associated with which of the following traits? Answer is option B emotion and imagination. Romanticism की बात करते हैं तो in logic clarity this is a trait of न्यू क्लासिसिज्म। पॉलिटिकल सटायर की बात भी न्यू क्लासिसिज्म में हम करते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर की बात हम विक्टोरियन एरा में करते हैं, बट इमोशन एंड इमेजिनेशन जो है दैट इज रिलेटेड टू दी रोमांटिसिज्म। नंबर 153 modernism in literature is characterized by, this is characterized by option C fragmentation and experimentation। मॉडर्निज्म की बात हम लिटरेचर में करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन एक्सपेरिमेंटेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट की वर्ड्स की थिंग्स और की थीम्स यूज्ड इन द वर्क ऑफ मॉडर्निज्म। 154 की बात करते हैं। 154 which of the following is a modernist writer? Out of these four options the correct answer is James Joyce. Option B is the answer. 155 which poet is considered a key figure of the English romanticism? Answer is option C William Wordsworth. WW. 156 the Victorian is most closely associated with, this is most closely associated with moral seriousness and social concern. Option C because most of the works at this time were related to the industrialization and the scientific revolution के बारे में बात हुई है, तो social concern because of the effect of these things, how these things impacted the society, that was talked about in the works of the Victorian age writers. 157 the term realism refers to, ऑप्शन बी इज द आंसर एम्फेसिस ऑन ऑर्डिनरी पीपल एंड रियलिस्टिक सेटिंग के बारे में जो भी बात करता है और वो ओरिजिनलिटी के साथ में जो भी बातें होती हैं दैट इज द थिंग रियलिज्म रेफर्स इन लिटरेचर। 158 which author is associated with realism? Answer is option B चार्ल्स डिकेंस ने बात करी है because he had talked about the impact of the industrial revolution at that time of the Victorian era and how it is impacted the society. He had talked about that things और बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट हीरोज को लेकर के कॉमन एक प्रोटागनिस्ट के लेकर के अपने नॉवेल्स को लिखा गया है और रियलिस्टिक सेटिंग के साथ में लिखा गया है कि हाउ कॉमन पीपल poor people survive in society and what is the condition of such peoples in society. He had talked about that. That's why the realism से related author की बात करते हैं तो चार्ल्स डिकेंस, इन चारों ऑप्शंस में से तो चार्ल्स डिकेंस is perfectly matched with the answer. 159 naturalism is an extension of, this is an extension of realism. Naturalism realism का extension है तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 160 who is the central figure in American naturalism? Answer is option C Stephen Crane. नेचुरलिज्म अमेरिकन नेचुरलिज्म के जो सेंट्रल फिगर हैं जो भी ऑथर हैं दैट इज स्टीफन क्रेन। 161 stream of consciousness writing is typical of which moment? This is a option C modernism. Virginia Woolf, already told you about her. She is one of the modernist novelists we have in literature and she had written her writings in following the stream of consciousness technique. 162
T.S. Eliot, The Wasteland is a hallmark of, this is a hallmark of modernist poetry. Option B. मॉडर्न बैरनेस, मॉडर्न एंजाइटी को एक्सप्रेस करते हुए ये वर्क लिखा है. 136 163 The Harlem Renaissance was centered in, Harlem Renaissance was centered in New York. Option C, New York. 164 Who is the key poet of the Harlem Renaissance? Langston Hughes. Option A is the answer. 165 Which movement came after modernism and often included metafiction and irony? After modernism, what came? That is post-modernism. Option B is the correct answer. 166 A characteristic of postmodernism literature is. What is the characteristic of postmodernism? That is option B, playfulness and fragmentation. 167 The term magical realism associated with. Option C, realistic narrative with fantastical एलिमेंट्स. फैंटेस्टिकल जो एलिमेंट्स होते हैं उनको यूज करके रियलिस्टिक नैरेटिव्स के बारे में बात करना, दैट इज मैजिकल रियलिज्म. 168 which writer is known for magical realism? Answer is option B, Gabriel Garcia Marquez. Option B is the answer, GGM. 169 Existentialism in literature often explores. This explores individuals' freedom and absurdity. Absurdity is the correct answer. Existentialism के बारे में हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल फ्रीडम और उसकी एब्सर्डिटी के बारे में बात करते हैं, एब्सर्डनेस के बारे में बात करते हैं. वन, और ये भी एक मॉडर्न थीम बेस्ड ऑन है, मॉडर्न लिटरेचर का पार्ट है. 170 पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का पार्ट है. विच राइटर इज क्लोजली एसोसिएटेड विद एग्जिस्टेंशियलिस्ट लिटरेचर? दैट इज ऑप्शन ए, Fyodor Dostoevsky is the answer. Option A. The term Beat Generation refers to. This refers to option C, post World War II American countercultural writers. 172 Who is the prominent writer of the Beat Generation? Prominent writer जो है वो है option B, Allen Ginsberg. Transcendentalism was a literary movement in. This was in the 19th century America. 174 A leading figure in Transcendentalism was option C, Ralph Waldo Emerson. The correct answer. 175 we have the symbolist movement originated in. This was originated in option B, France. फ्रांस में इसको ओरिजिनेट किया गया था. सरलिज्म एम्स टू एक्सप्रेस. दिस एम्स टू एक्सप्रेस ऑप्शन बी, ड्रीम्स एंड द अनकॉन्शियस. 177 The Bloomsbury Group associated with. This is associated with option C is the correct answer. Early 20th century modernism in England. 178 Which author was a member of the Bloomsbury Group? We have the option C. Virginia Woolf was also the member of the Bloomsbury Group. 179 Metaphysical poetry is known for. This is known for option C is the correct answer. Intellectual and spiritual themes with paradoxes. Friends, questions मैं थोड़ा सा स्पीड में कवर कर रही हूँ क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस है जो हमें अभी कवर करना है और आगे आपकी क्लास होनी है इससे रिलेटेड. तो फिर इसी चक्कर में, इसी से रिलेटेड मैं आपका ये जो क्लास ले रही हूँ ये थोड़ा सा स्पीड में होगा क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप जानते हो. एक रिवीजन के प्रोस्पेक्ट से हमने ये क्वेश्चंस लिए हुए हैं एंड ऑल्सो फॉर दोज हु आर फर्स्ट टाइम गोइंग फॉर दियर यूपीटीजीटी एग्जामिनेशन. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड डोंट गेट बोर्ड बिकॉज कि ये क्वेश्चंस हमने पढ़ रखे, एक रिवाइज कर लो आप. 180 A leading metaphysical poet was. Option C is the correct answer, John Donne. 181 Augustan literature reflects the ideals of. This is option B, classical antiquity, satire and reason के बारे में बात करता है Augustan literature. 182 An Augustan satirist was. This was the Jonathan Swift. 183 The Gothic novel is often characterized by. This is by mystery, horror, and the supernatural. Option C is the correct answer of question number 183. 184 Who wrote an early Gothic novel? Answer is option A, Mary Shelley. Gothic novel Frankenstein. Very important work of category
It comes in Gothic novel. 185. The Pre-Raphaelite Brotherhood focused on. This is artistic sincerity and मेडिवल थीम्स पे बेस्ड ऑन वर्क्स जो है या राइटिंग्स जो है पोइट्री जो है वो प्री रेफलाइट ब्रदरहुड को फोकस करती है एंड दैट इज दी डीजी रॉस्टी वी हैव द मेन इंपॉर्टेंट फिगर वी हैव रिलेटेड टू द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा आर्टिस्टिक सिंसियरिटी एंड मेडिवल थीम्स को में जिस में बात होती है प्री रेफलाइट ब्रदरहुड में बात होती है इसके बारे में 186 Which writer is linked with the pre-Raphaelite movement? We have option A, Dante Gabriel Rosti. Option A is the answer. 187. Post-colonial literature often explores. This explored identity, power, and cultural hybridity. Option C is the answer. 188. A key post-colonial author is. That is option A, Chinua Achebe. Things Fall Apart and ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं पोस्ट कॉलोनियल ऑथर के बारे में हमने बात कर ली चिनुआ चाबे थिंग्स फॉल अपार्ट इज एन इम्पोर्टेंट नॉवेल ऑफ चिनुआ चाबे वी हैव ऑप्शन ए नाइजीरियन नॉवेलिस्ट है नेक्स्ट वन absurdist literature is influenced by this is influenced by option C existential philosophy option C is the answer 190 who is the representative playwright of the theater of absurd we have here William Congreve Harold Pinter Arthur Miller or Henry Gibson. Harold Pinter is the correct answer. Samuel Beckett is another one. Next question 191. The Restoration period is known for. This is known for courtly drama and satire. 192. A key Restoration playwright was. This was William Congreve. Option B is the correct answer. Next one we have the aesthetic movement promoted art for art's sake. Art for art's sake. Option C is the answer. Aesthetic movement के जो राइटर्स थे वॉल्टर पेटर उन्होंने प्रमोट करा है आर्ट फॉर आर्ट सिक और यहाँ पे हमने बात की कि अ लीडर ऑफ द एस्थेटिक मूवमेंट वाज ऑस्कर वाइल्ड एंड वॉल्टर पेटर ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा वॉल्टर पेटर इज नॉट इन द ऑप्शन सो वी विल आंसर ऑस्कर वाइल्ड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर of 194 question 195 we have lost generation refers to writers disillusioned after world war first तो 1918 के बाद जो राइटर्स थे उनके डिसल्यूजन के बारे में जो वर्क्स लिखा है दैट इज द लॉस्ट जनरेशन रिलेटेड राइटर्स 196 which writer is a part of lost generation answer is option A Ernest Hemingway 197 confessional poetry reveals this poetry reveals personal and private experiences of a writer कन्फेशनल पोएम जहाँ पे कोई राइटर या कोई पोएट अपनी चीजों के बारे में कन्फेश कर रहा है दैट इज द कॉल्ड कन्फेशनल पोएट्री तो ये पर्सनल बहुत ही पोएट्रीज हुआ करती थी पर्सनल वर्क्स हुआ करते थे 198 who is the major confessional poet we have option here is the option C Sylvia Plath is the correct answer 199 cyberpunk is a subgenre of this is a subgenre of a साइंस फिक्शन साइबरपंक के बारे में हमने अभी बहुत पढ़ा हुआ है जो जिसमें हमने अभी DSSS TGT इंग्लिश का सिलेबस हमने डिस्कस करा था जिसमें साइंस फिक्शन और डिटेक्टिव फिक्शन के बारे में हमने बात की उसमें साइबरपंक आपने बहुत क्वेश्चंस उससे रिलेटेड पढ़ा है तो दिस इज रिलेटेड टू साइंस फिक्शन दिस इज अ सब जॉनर ऑफ साइंस फिक्शन Number 200. Which of the following is a cyberpunk writer? And answer is option A, William Gibson. Neuromancer is a important work of William Gibson we have related to cyberpunk novel. Next one we have 201. What is novella? Novella क्या है? Novella को बोलते हैं this is a short novel or long short story. Option B को correct करेंगे. 202. Weldon's Roman is a novel that focuses on the psychological and moral growth of the protagonist. Option C को correct करेंगे. Picaresque novel typically refers to यहाँ पे हमारा C क्वेश्चन होगा Roy's protagonist in episodic adventure. Dramatic monologue refers to a poem which a character speaks to a silent listener. Option B is the correct answer. A ballad is a narrative poem often set into music. Option C is the correct answer. 205. 206 we have a tragedy typically ends with that is catastrophe. Option C को correct करेंगे. एक catastrophe के साथ में जो एक tragedy के साथ में जिसका end होता है जो डेथ के साथ में या सैडनेस के साथ में एंड होता है दैट इज ट्रेजेडी 1207
Comedy of manner satirizes upper class society and social conventions. Option C is the answer. 208. What distinguishes affairs? That is option C. Exaggerated, improbable situation and physical humor. That is called fairs. 209. A pastoral novel is written in a form of, they are written in a form of letters. Option B is the correct answer. 210. What is frame narratives? This is a option A story within a story. नेक्स्ट वन वी हैव लिरिक पोएम्स एक्सप्रेसेस ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट करेंगे सी को पर्सनल फीलिंग्स एंड ओड इज अ टाइप ऑफ दिस इज अ लिरिक पोएम ऑप्शन सी को यहाँ करेक्ट करेंगे तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है मॉक एपिक फिर से हमने डिस्कस कर रखा है इसके बारे में ए आंसर होगा इसका सटायर दैट मिमिक्स द एपिक फॉर्म पैरोडी होता है मॉक एपिक एपिक का ओके ये थोड़ा सा आप समझ लो डर्स डर्स होता है क्या एक फ्यूनरल लैमेंट होता है ऑप्शन सी को बोलते हैं ये मेलॉन्कलिक चीजें होती हैं इसमें सैडनेस या किसी के खो जाने के ऊपर ये बेस्ड ऑन होता है डेथ के ऊपर बेस्ड ऑन होता है जो पोएम लिखी जाती है दैट इज अ डर्स पोएम सोनेट टाइपिकली कंस्टेंट ऑप्शन सी haiku is a this is a option C a 3-line Japanese poem with 575 syllable total number of 17 syllables होते हैं इसमें blank verse a poem without doesn't rhyme but follows iambic pentameter free verse poetry without regular meter or rhyme option C को करेक्ट करेंगे pastoral poems often features this is poem shepherds and idealized rural life option C elegy refers to option B is the correct answer mournful reflective poem is the answer 2 to 1 prose poetry combines this combines option C poetic language and in prose forms prose poetry क्या होता है poetic language को prose form में express करना that is called poetic prose poetry 222 alliterative verse is known for repetition of initial consonant sounds एजोनेंस और एलिट्रेशन के बारे में हमने बात कर लिया है पोएटिक डिवाइस के सेक्शन में 223 स्ट्रीम ऑफ कॉन्सिस्टेंट राइटिंग represents option C characters unfiltered internal thoughts 224 dystopian fiction imagines a flawed and oppressive society epic poetry usually concludes a heroic figure performing grand deeds ठीक है किसी ग्रैंड सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस करते हुए जब कोई हीरोइक फिगर उसको परफॉर्म करता है या उससे रिलेटेड काम करता है दैट इज द एपिक पोएट्री 226 फेबल often contains एंथ्रोमोफॉर्बिक एनिमल टीचिंग अ मॉरल जो एनिमल्स होते हैं वो कैरेक्टर के फॉर्म में ह्यूमन ट्रेट्स को एक्सप्रेस करते हुए रिवील करते हुए और किसी मॉरल लेसन के को एक तरीके से कन्वे करते हुए जो वर्क लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड फेबल 227 parable differs from a fable in that it features human character and moral lesson option C a frame tale express is example is a frame tale is a example is a this is a Canterbury tales क्योंकि फ्रेम टेल क्या है नैरेटिव फ्रेम नैरेटिव्स क्या होगी कि स्टोरी में स्टोरी है जैसे एक इसमें कैंटरबरी टेल्स की एक स्टोरी होती है कि पिलग्रिम्स जा रहे होते हैं बट दे आर टेलिंग देयर ओन स्टोरी तो ये क्या हुआ है फ्रेम नैरेटिव्स हुआ तो ऑप्शन A is the answer of the question number 228 229 allegory can be defined as this can be defined as a story with two levels of meaning literal and symbolic 230 satire is written to criticize through humor irony and to or ridicule metafiction is associated with self-consciously discusses the nature of fiction epiphany in literature refers to this refers to option B a sudden realization or insight epiphany 233 a foil character serves to this foil character serves to highlight another character traits by contrast 234 a motive is a recurring elements or idea in a literary work option C is the answer tone writer's attitude towards the subject क्या है राइटर का एटीट्यूड इट इज अ कॉमिक टोन है ट्रेजिक टोन है या एक सटारिकल टोन है तो दैट इज द टोन जो किसी सब्जेक्ट की तरफ राइटर का जो एटीट्यूड होता है दैट इज कॉल्ड टोन टू तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा 236 मूड रेफर्स टू एटमॉस्फेयर और इमोशनल इफेक्ट ऑन अ रीडर उसको पढ़ करके किसी लिटरेरी वर्क को पढ़ करके रीडर का क्या मूड है दैट इज द थिंग मूड क्या वो इमोशनली फील कर रहा है डियोस एस
ex machina means the deus ex machina means this is the answer option C. A sudden improbable solution to a conflict. 238. A foil in a drama refers. Foil in a drama refer contrasting traits of the protagonist. Soliloquy is a speech spoken by a character. बहुत बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन. कैथारसिस हमने बात कर ली. Emotional purification experienced by the audience. A trope is a. This is a option B. Any figurative or metaphorical use of word. A trope means क्या होता है? Figurative या metaphorical जो use होता है words का, that is called a trope. 242. Irony involves contrast between appearance and reality. Anachronism in literature is option B is the correct answer. जैसे हमने बात किया acronical inconsistency, जिसमें किसी चीज को प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट करना कि जो कि अभी वो आपका एक ट्रेंड में ना हो या उस चीज को यूज ना होता हो, दैट इज कॉल्ड एनाक्रोनिज्म इन लिटरेचर. A prologue is the introductory section of a literary work. Option C is the answer. Denouement is this is the resolution of the plot. Option C is the correct answer. 246. Foreshadowing provides clues about what will happen next. Option B is the answer. Climax is this is the option B highest point of tension. Climax जो होता है राइज ऑफ एक्शन के बाद क्लाइमेक्स होता है, आफ्टर दैट डिनाउंसमेंट. तो किसी भी वर्क में ड्रामा में आप देखोगे तो ये आपका एक एक्शन जो होता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन जो होता है दैट इज क्लाइमेक्स. चाहे हम मूवी देखते हैं वहां भी क्लाइमेक्स होता है. 248. एक्सपोजिशन रेफर्स गिव्स रीडर्स. ऑप्शन बी इनसाइट इनटू सेटिंग बैकग्राउंड एंड कैरेक्टर. जो स्टार्टिंग होता है किसी भी प्ले का किसी भी मूवी का दैट इज एक्सपोजिशन. Allusion is this is an indirect reference to a person, place or event. And here we have the 250 question. Archetype means this is a option C universal symbol or character pattern. This is archetype. And we had here discussed 250 questions. Some repeated questions were asked in this series क्योंकि इसमें बनाते वक्त ये questions आ गए थे. आपके प्रिपरेशन के लिए रिवीजन के लिए ये क्वेश्चंस हमने यहाँ पे इंक्लूड करे थे कुछ रिपीटेशन क्वेश्चन के साथ में. एंड आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारे इसी टॉपिक लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस, लिटरेरी टर्म्स फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स से रिलेटेड. डोंट गो एनीवेयर, वॉच हियर इंग्लिश जोन channel and watch other videos related to UPTCT English literature, and we will also go for the UPLT grade and GIC रिलेटेड जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है यूपी में उससे रिलेटेड भी हम कवर करेंगे क्वेश्चंस को. कीप वॉचिंग इंग्लिश जोन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.